गुड आफ्टरनून। आज क्या ताजिम दे रहे हो क्या? आधे अधूरे दे रहे, हाथों के गोडे दुख रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? बैठे रहा करो। खैर बताओ कहां तक पहुंचे? कौन सा? बिजोलिया। बिजोलिया पढ़ लिया या पढ़ना अभी? किसान आंदोलन अपने, अच्छा अभी तो शुरू ही नहीं किया आंदोलन, अभी तो केवल आंदोलन के कारण और आंदोलन में जो टैक्स वगैरह लग रहे थे उन पर अपन बातचीत कर रहे थे। अब बातचीत बंद कर दो। राजस्थान में किसान आंदोलन के कभी भी कोई आपसे पूछे कि कितने कारण थे, तो सीधा सीधा बताना कितने कारण थे। 3। एक तो था लगान में वर्दी। लगान का मतलब, लगान किसानों की जमीन पर लगने वाला कर क्या कहलाता था? लगान। और लगान वसूलने की कई विधियां अपने पढ़ी थी, लाटा, कुंता, इजारा, मुकाता, ये सब लगान वसूलने की क्या थी? विधियां। और लगान के बाद अपने पढ़ा था लाग बाग। लाग बाग का मतलब किसानों के अनावश्यक कर जिनका संबंध खेती बाड़ी से नहीं होता उनको क्या कहते? लाग बाग। और किसानों से करवाए जाने वाले वह काम जिनके बदले उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता, कोई मेहनताना नहीं मिलता, उनको क्या कहते? बेट बेगार। अब अपन राजस्थान में एक एक आंदोलन पढ़ेंगे। कोई सा भी आंदोलन होगा ज्यादातर का यही 3 कारण होगा, लाग बाग, लगान और बेट बेगार। राजस्थान में पहली बार किसान आंदोलन हुआ था, जाट किसान आंदोलन, लेकिन वो संगठित नहीं था। पहला संगठित किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया। हेडिंग लगाओ, बिजोलिया किसान आंदोलन। बहुत बड़ा आंदोलन है बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। अब सबसे पहले तो थोड़ा सा बिजोलिया के बारे में बेसिक बातें पढ़ते हैं, फिर इस फार्मर्स मूवमेंट को देखेंगे कि क्या था, बिजोलिया के किसान आंदोलन क्यों कर रहे थे। सबसे पहले थोड़ी सी बिजोलिया की व्यवस्थाएं देखें। बिजोलिया नाम की ये जो जगह है, इसका पुराना जो नाम था वो हुआ करता था विजयवली। रियासती काल में इसी बिजोलिया को कहते थे विजयवली। और वर्तमान में अपन इस क्षेत्र को एक और नाम से जान लेते हैं, ऊपरमाल। ऊपरमाल। और ये विजयवली, ऊपरमाल, बिजोलिया, ये वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आप बताएंगे कहां पर है? भीलवाड़ा। बिजोलिया ठिकाना है। और ठिकाना का मतलब क्या होता है? रियासत बड़ी या ठिकाना? रियासत। रियासत के अधीन ठिकाने थे। ये बिजोलिया ठिकाना किस रियासत का ठिकाना था? तो आप बताएंगे भीलवाड़ा वाला बेल्ट किस में आता था? मेवाड़। तो मेवाड़ रियासत में प्रथम श्रेणी का ठिकाना। प्रथम श्रेणी का मतलब क्या होता है? प्रथम श्रेणी, अरे अपने परीक्षा का रिजल्ट भी आता है तो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन बनता है। जो अच्छे नंबर लाता है वो कौन से डिवीजन? फर्स्ट डिवीजन। और तो फर्स्ट डिवीजन में कैटेगरी कितने प्रतिशत है? 60। 60% से ऊपर लाने वाले सारे अभ्यर्थी की श्रेणी से पास होते हैं प्रथम। चाहे 90 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, श्रेणी कौन सी रहेगी? प्रथम। सेम वैसे ही रियासती काल में ठिकानों की कैटेगरियां थी। वह ठिकाना जिसमें 40 से ज्यादा गांव होते थे, उन ठिकानों को कौन सी श्रेणी के ठिकाने कहते? प्रथम। और इस बिजोलिया ठिकाने में कुल गांवों की संख्या बताओ कितनी थी? 83। 83 गांव थे। और बाद में 1920 के आसपास 13 गांव और बढ़ गए थे। टोटल गांव कितने थे? 96। यानी 80 से ऊपर गांव है। और जिन ठिकानों में संख्या गांवों की 40 से ऊपर होती उनको कौन सी श्रेणी का मानते थे? प्रथम। तो मेवाड़ रियासत में प्रथम श्रेणी का ठिकाना। ठिकाने का मुखिया बताओ कौन होगा? ठिकानेदार। यहां पर जो ठिकानेदार था वो ठिकानेदार किस वंश का था? किस वंश का? तब आप बताएंगे यहां पर जो ठिकानेदार होता था वो किस वंश का होता था? परमार। परमार वंश का ठिकानेदार होता था। आप कहेंगे परमारों का या मेवाड़ में क्या लेना देना? मेवाड़ में तो परमार थे ही नहीं। अपन जब मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि परमारों का राजस्थान में ज्यादा कोई प्रभाव था नहीं। थोड़े से समय तक उन्होंने शासन किया था, आधे घंटे का राजवंश है परमार। और उनका प्रमुख केंद्र रहा था अर्थुणा। अर्थुणा नाम की जगह बांसवाड़ा में। वहां पर बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले वागड़ क्षेत्र में थोड़े से समय तक शासन किया था। तो फिर परमार इधर कैसे आ गए? यहां के परमार मेवाड़ के परमार नहीं थे। आप मिडाइवल हिस्ट्री में और पढ़ेंगे द बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध लड़ा गया था 17 मार्च 1527। खानवा के युद्ध में एक तरफ तो था राणा सांगा, और राणा सांगा के सामने दिल्ली का राजा बताओ कौन था? बाबर। बाबर।
बाबर की सेना सांगा से यह युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं थी। बाबर की सेना सांगा की सेना से एक युद्ध पहले हार चुकी थी और उस युद्ध का नाम था बयाना। बयाना का युद्ध बाबर पराजित हुआ था और सांगा विजेता हुआ था। और उस युद्ध में सांगार की सेना ने बाबर की सेना को बुरी तरीके से पराजित किया था, भयंकर तरीके से धोया था, पीछे भाग भाग करके दिल्ली तक छोड़कर आए थे। और फरवरी के महीने में, अभी फरवरी चल रही है, हल्की ठंड रहती है इस समय, गुलाबी ठंड रहती है। और ठंड में अगर चोट लगे तो दर्द ज्यादा होता है या कम होता है? गर्मियों में तो कोई बात नहीं, 2-4-5 दिन में ठीक हो जाता। सर्दियों में लगी हुई चीज आसानी से ठीक नहीं होती। और फरवरी के अंदर वो बयाना वाला युद्ध हुआ था और उसमें बाबर के सैनिकों को बुरी तरीके से हराया गया था। तब बाबर के सैनिकों ने कसम खा ली थी कि हम जीवन में किसी से भी लड़ लेंगे लेकिन सांगा से नहीं लड़ेंगे। और जब बाबर के सैनिकों ने यह कसम खाई तो बाबर इस बात से भयंकर गुस्से में था। बाबर ने कहा कि मैं तो भारत में आया ही केवल इसलिए हूं कि किसको पराजित कर सकूं, सांगा। मेरा तो मिशन ही सांगा है और तुम कह रहे हो हम सांगा के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। सैनिकों ने साफ तौर पर मना कर दिया, बोला किसी से भी लड़वा लो, सांगा से मत लड़वाओ। और जब सैनिक नहीं माने तब फाइनली बाबर ने सैनिकों को कई तरह के लोभ लालच प्रलोभन दिए। बाबर ने कहा कि मैं शराब छोड़ दूंगा अगर तुम लड़ लोगे तो। इतिहास में सबसे ज्यादा अगर शराबी शासकों में गिनती की जाए तो एक नंबर पर बताओ कौन आएगा? बाबर। कभी बाबर की आत्मकथा पढ़ना, बाबरनामा, उसकी हर 2 लाइनों में एक बार शराब का उल्लेख आएगा। पूरी तो मैंने भी नहीं पढ़ी लेकिन जितना पढ़ा उसमें हर 4-5 लाइनों के अंदर एक बार किसका उल्लेख आएगा? शराब। हर 2 लाइन में लिखा हुआ, शाम का समय था मैंने पी ली, दोस्त आए मैंने पी ली, पेपर खराब हुआ मैंने पी ली, ये कर लिया। हर 3-4 लाइनों में एक बार लिखा हुआ मैंने पी ली, मैंने पी ली, मैंने पी ली। इसका मतलब पी ली, इसका मतलब शराबी शासक बताओ कौन था? बाबर। और बाबर ने सैनिकों को कहा कि मैं शराब छोड़ दूंगा। सैनिकों ने कहा कि तुम एक ही जगह 2 बोतल पियो, लेकिन हम सांगा से लड़ने वाले नहीं है। जब बाबर ने ये तुक्का भी काम नहीं बैठा तो बाबर ने दूसरी बार सैनिकों को कहा कि अगर तुम लड़ लोगे तो मैं पूरे काबुल में चांदी के सिक्के बंटवा दूंगा। सैनिकों ने कहा कि सोने के बंटवा दो तो भी सांगा से तो नहीं लड़े, सांगा के अतिरिक्त किसी से लड़ लेंगे। और फाइनली जब बाबर के सैनिकों ने लड़ने से मना कर दिया तो बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का युद्ध घोषित कर दिया। बाबर ने कहा कि मैं तो खुदा का दूत हूं, मुझे तो भगवान ने भेजा है यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ लड़ने के लिए। मैं तो जाऊंगा, अगर लड़ता हुआ मर भी जाऊंगा तो खुदा को जाकर मुख दिखाने के लायक तो रह जाऊंगा, वहां पर जन्नत होगी, हुर्रे होंगे, ये होंगे। बाबर ने अपने सैनिकों को इस प्रकार का एक इमोशनल भाषण दिया जिसमें कहा कि मुझे तो खुदा ने भेजा ही किसके लिए है? लड़ने के लिए। और खुदा ने कहा है कि हिंदुओं से जाकर के लड़ना, अगर तुम लड़ोगे ऊपर आओगे मरकर तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी, हुरे नसीब होंगे। और तुम आओ तो भी ठीक, नहीं आओ तो भी ठीक, मैं तो जा रहा हूं। ये युद्ध अब बाबर सांगा का युद्ध नहीं है, ये तो धर्म का युद्ध है, हिंदू बनाम इस्लाम का युद्ध है। इस युद्ध को जिहाद का युद्ध घोषित किसने कर दिया था? बाबर। और जब इस बात का पता गुप्तचरों के माध्यम से सांगा जी को लगा कि बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का युद्ध बना दिया, धार्मिक युद्ध बना दिया, जबकि धर्म का कोई मुद्दा ही नहीं था, मुद्दा सीमाओं का था। बाबर और सांगा के बीच लड़ाई का प्रमुख कारण दिल्ली से सटने वाली सीमाएं थी। बाबर बार बार इधर हस्तक्षेप कर रहा था मेवाड़ की सीमा में और सांगा उन्हें रोक रहा था, ये लड़ाई का कारण था। लेकिन इसे धर्म का नारा देने पर सांगा जी ने भी कहा कि जब बात धर्म की आई गई है तो क्यों ना एक बार हिंदू राजाओं को लेटर भेजा जाए और उनसे सहायता मांगी जाए कि अब बात मेवाड़ बनाम दिल्ली नहीं रही है, अब बात हिंदू बनाम मुस्लिम हो गई है। और सांगा जी ने राजस्थान सहित आसपास के जितने भी हिंदू राजा थे उन सबको लेटर भेज करके सहयोग मांगा था, जिसमें सारे राजा इस युद्ध में किसका सहयोग करने पहुंचे भी थे? सांगा। सारे राजा गए थे। जयपुर का राजा, जयपुर और मेवाड़ वालों की बनती भी नहीं थी, फिर भी धार्मिक जब युद्ध बन गया था, जयपुर के राजा पृथ्वीराज कछवा, बीकानेर के कल्याणमल, मारवाड़ के मालदेव, वागड़ से उदय सिंह, ईडर से बारमल, चंदेरी से मेदिनी राय, ऐसे खूब सारे राजा लड़ने के लिए गए थे उस खानवा के युद्ध में। और खानवा के युद्ध में एक हिंदू राजा और गया था। इधर भरतपुर के पास में एक जगह पड़ती है जगनेर, जगनेर से एक राजा खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ देने के लिए गया था, जिसका नाम क्या था? अशोक परमार। और खानवा युद्ध में अशोक परमार बड़ी वीरता से लड़े थे और सांगा इनकी वीरता से बहुत प्रभावित हुए। और सांगा ने कहा कि शाबाश अशोक,
युद्ध में हार जीत चलती रहती। हालांकि इस युद्ध में विजेता कौन हुआ था? बाबर। दो लड़ेंगे तो एक पड़ेंगे, सीधी सी बात है। दो टीमों के बीच में मैच होगा तो एक जीतेगा एक हारेगा। सांगाजी भले ही हार गए लेकिन अपने सैनिकों को निराश नहीं होने दिया, उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि अशोक प्रमेयर तू शेर की तरह लड़ा है, मैं तुझे कुछ उपहार देना चाहता हूं, ऐसा कर, मैं तुझे मेरी रियासत का एक ठिकाना भेंट करता हूं। और उस ठिकाने का नाम क्या होता है? बिजोलिया। बाद में बिजोलिया ठिकाना अशोक परमार को दे दिया गया और अशोक परमार के वंशजों ने यहां पर अपना शासन चलाया था। तो अशोक परमार के वंशज किस वंश के कहलाएंगे? परमार। तो बिजोलिया ठिकाना किसके अधीन रहा था? परमार। जिस समय बिजोलिया का किसान आंदोलन शुरू हुआ था उस समय अगर आपसे पूछ ले कि बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था तो आप बताएंगे कृष्ण सिंह। अगर आपसे पूछ ले कि बिजोलिया आंदोलन के समय मेवाड़ का राजा, क्योंकि बिजोलिया मेवाड़ रियासत में आता, मेवाड़ का महाराणा कौन है? फतेह सिंह। और आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई है तो आप बताएंगे आंदोलन की शुरुआत कौन से गांव से हुई थी? गिरधारीपुरा गांव। गिरधारीपुरा गांव में एक किसान था जिसका नाम था गंगाराम धाकड़। इस गंगाराम धाकड़ की मृत्यु हो गई थी और 12वां दिन था, मृत्यु भोज चल रहा था, जीवन चल रहा था। तब आसपास के गांवों के किसान वहां पर आए हुए थे और जीमते जीमते साधु सीताराम दास ने इनको कहा कि किसान भाइयों, केवल जीमने का ही ध्यान रखोगे या अनावश्यक लाग बागों के खिलाफ कोई आंदोलन भी करना चाहते हो? और सीधे साधे किसानों ने कहा कि साधु सीताराम जी, आप जैसा कहोगे वैसा ही हम तैयार है। आप कहोगे आज ही सड़कों पर बैठना है, आज ही आंदोलन करना है, तो हम तो जिम करके घर नहीं गए, आंदोलन करने को तैयार है। और साधु सीताराम दास ने कहा कि आज ये जीवन, ये मृत्यु बोझ पूरा होते ही अपने को यहीं से आंदोलन की शुरुआत कर देनी है। तो आंदोलन की शुरुआत साधु सीताराम दास के नेतृत्व में गंगाराम धाकड़ के मृत्यु बोझ से कौन से गांव से शुरू हुई थी? गिरधारीपुरा गांव। और इस आंदोलन में सर्वाधिक किसान किस जाति के भाग लेते हैं तो आप बताते हैं कौन सी जाति के? धाकड़। लिखो पहले 2 लाइनें, फिर आंदोलन की घटनाएं पढ़ते हैं। बिजोलिया, वर्तमान भीलवाड़ा। बिजोलिया आंदोलन का प्रथम चरण। बिजोलिया आंदोलन का प्रथम चरण। अब देखो बिजोलिया आंदोलन में क्या होता है। सबसे पहले अपन अच्छे से जानते हैं कि बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत 1897 में हुई थी। किस गांव से हुई थी? गिरधारीपुरा। और जिस समय बिजोलिया आंदोलन शुरू हुआ उस समय बिजोलिया के ठिकानेदार का नाम था कृष्ण सिंह और मेवाड़ के महाराणा का नाम था फतेह सिंह। ये बातें अपन पहले से जानते हैं। और आंदोलन क्यों हुआ ये भी जानते हैं, क्योंकि कुल 84 कर थे जिनमें 74 लाग बाग थी, 9 बेट बेगार थी और 1 लगान। इनके खिलाफ आंदोलन का नेता कौन है ये भी अपन जानते हैं, साधु सीताराम दास। मुख्य नेता तो साधु सीताराम दास ही है, बाकी साथ में नानजी पटेल भी है, ठाकरी पटेल भी है, ब्रह्मदेव भी है, फतेहकरण चारण भी है, मोती पटेल, मोतीचंद पटेल भी है, नारायण पटेल भी है, ऐसे खूब सारे नेता थे, लेकिन मुख्य नेता था साधु सीताराम दास। गिरधारीपुरा गांव में साधु सीताराम दास जब गए तब किसानों से बातचीत की साधु सीताराम दास ने और कहा कि हमें आंदोलन करना चाहिए। किसानों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। साधु सीताराम दास ने कहा कि अपन पहले एक बार आराम से प्रेम पूर्वक बात कर लेते हैं। पहले अपन ऐसा करते हैं, 2 आदमियों को भेजते हैं, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को। साधु सीताराम दास कह रहे हैं अपन पहले 2 आदमी, एक तो नानजी पटेल और एक कौन है? ठाकरी पटेल। ठाकरी पटेल इनको भेजते हैं ताकि ये एक बार ठिकानेदार से बातचीत कर ले और ठिकानेदार को समझा दे जाकर कि देखो भाई किसानों पर टैक्स ज्यादा है, तुम प्रेम पूर्वक समझा रहे हैं कि हमें कुछ राहत दे दो, नहीं तो हमें मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। और क्या पता ठिकानेदार का कलेजा पिघल जाए और किसानों के कुछ राहत दे दे तो हमें आंदोलन का रास्ता तय कर नहीं करना पड़े। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल किसानों की बात लेकर कृष्ण सिंह के पास गए, लेकिन कृष्ण सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया कि अभी जो टैक्स है बिल्कुल सही है, हम किसी प्रकार की छूट तुम्हें देने वाले नहीं। नानजी पटेल, ठाकरी पटेल आए वापस साधु सीताराम दास के पास, बाकी किसानों को बताया कि ठाकुर साहब ने मना कर दिया कि कोई राहत नहीं मिलेगी। साधु सीताराम दास ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करो जब हाई कोर्ट से राहत नहीं मिले तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट बताओ कौन? फतेह सिंह। भाई ठिकानेदार से बड़ा बताओ कौन होता है? राजा। बोले एक बार फतेह सिंह जी से बात कर लो, क्या पता फतेह सिंह जी का कलेजा पिघल जाए और फतेह सिंह जी यहाँ के ठिकानेदार को आदेश दे दे कि किसानों के टैक्स माफ कर दो। क्या फतेह सिंह आदेश दे सकते हैं या नहीं दे सकते? दे सकते हैं, क्योंकि पूरी रियासत का मालिक तो कौन है? फतेह सिंह। बाकी सब नीचे ठिकानेदार है। इसलिए नानजी पटेल और ठाकरी पटेल महाराणा फतेह सिंह से मिलने गए
लेकिन विडम्बना देखिए, 8 महीने तक मिलने में नंबर ही नहीं आया, मिला ही नहीं गया। कृष्ण सिंह, फतेह सिंह से नानजी पटेल और ठाकरे पटेल 8 महीने तक वेट करते रहे, 8 महीने तक, लेकिन बातचीत ही नहीं हो पाई। और जब नहीं हुई तो 8 महीने तक वो वहीं पर रहे, आए नहीं मेवाड़ से वापस, वहीं पर उदयपुर में डेरा डाल लिया। और वहां पर 8-8 महीने बाद आखिरकार महाराणा से उनकी बातचीत हुई तो दोनों गए और बोला कि हम किसानों की बात लेकर आए हैं, 8 महीने बाद तो हमें एंट्री मिली है और आप जैसे तैसे करके किसानों को राहत दिलाओ। किसानों पर 84 प्रकार के कर कोई दिए जाते हैं क्या? मर जाएंगे, उनके भी तो फैमिली है, पीछे टाबर टिंगर है, कुछ बचता ही नहीं है, जितना खेती बाड़ी होती है सारा टैक्स में चला जाता है। फतेह सिंह ने कहा कि ऐसा करो, मैं पूरी मामले की जांच करवाऊंगा, एक कमेटी बना देता हूं और वो कमेटी मुझे जो भी रिपोर्ट देगी उस रिपोर्ट पर मैं कार्रवाई करूंगा। अगर कमेटी कहेगी कि टैक्स ज्यादा है तो मैं कम करवा दूंगा और टैक्स ठीक है तो फिर ठीक है, मैं एक कमेटी बना देता हूं। किसानों ने कहा एक बार कमेटी बना के देख लो। महाराणा फतेह सिंह ने एक जांच आयोग बनाया और उस जांच आयोग का नाम था हामिद हुसैन आयोग। हामिद हुसैन आयोग, इस हामिद हुसैन आयोग को महाराणा फतेह सिंह ने बिजोलिया भेजा, बोला जा किसानों की जांच करके आ, वहां के किसानों पर जो टैक्स वगैरह है वो ठीक ठाक है या ज्यादा है, जो भी है रिपोर्ट ला करके मुझे दे। हामिद हुसैन आयोग आया, किसानों की जांच की और जांच में इसने बताया कि 32 प्रकार के कर अनावश्यक है जिनका कोई लेना देना नहीं है। किसानों के टैक्स तो माफ होने ही चाहिए और अत्यधिक भार है किसानों पर, अत्यधिक भार है। और जब हामिद हुसैन आयोग की रिपोर्ट फतेह सिंह के पास आई, भगवान जाने फतेह सिंह जी वैसे बहुत सज्जन राजा थे, लेकिन उन दिनों में क्या हो गया, फतेह सिंह जी ने उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। हामिद हुसैन आयोग की रिपोर्ट किसानों के पक्ष में तो थी, लेकिन उस रिपोर्ट पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई कार्यवाही नहीं। और जब 2 साल बीत गए, उस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो इस बात से कृष्ण सिंह खुश होगा या नाराज होगा? खुश होगा, क्योंकि कृष्ण सिंह को यह बात पता तो लग चुकी है कि मेरी शिकायत महाराणा तक गई है और महाराणा ने कमेटी भी भेजी है। और अगर महाराणा ने कमेटी भेजी है और कमेटी ने अगर ठीक ठाक रिपोर्ट दे दी तो महाराणा मेरे ऊपर कार्रवाई भी करेगा। हो सकता है मैं ज्यादा टैक्स वसूल रहा हूं तो मुझे हटा भी दे या मेरे ऊपर कोई जुर्माना भी लगा दे, मुझे डांट फटकार भी कर दे। इसलिए कृष्ण सिंह अब तक थोड़ा सा यूं दबे हुए थे, बोले यार फतेह सिंह जी क्या कहेंगे, फतेह सिंह जी क्या कहेंगे। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी जब रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कृष्ण सिंह के हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए और कृष्ण सिंह ने नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को अपने पास बुलाया और बोला मेरी एप्लीकेशन लिख रहे हो तुम, महाराणा फतेह सिंह तक जा रहे हो मेरी शिकायतें लेके, मेरे ठिकाने में रहना है तो मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए और तुम्हारे द्वारा की गई इस शिकायत का खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। 1903 में कृष्ण सिंह गुस्से में आकर के 13 रुपए का बताओ कौन सा कर लगा देते हैं, चौरी कर। बोला कि अब लो 13 रुपए और देने पड़ेंगे, अब तक तो 84 थे और ये 85वां कर बताओ कौन सा आ गया था, चौरी। 13 रुपए का चौरी कर। चौरी कर में भी मैंने आपको बताया 2 टाइप के प्रावधान थे। एक तो पैसे तो देने ही देने हैं, किसान अपनी बेटी की शादी करेगा तो शादी करने से पहले ठिकानेदार को कितने रुपए का टैक्स भेजेगा, 13। और दूसरा क्या था, दूसरा यह था कि जो दूल्हा आया है गांव में, जिस किसान की बेटी से शादी करने जो दूल्हा आया है उसको ठिकानेदार के सामने उपस्थित होकर के फेरे लेने के लिए बताओ क्या लेनी पड़ती थी, अनुमति। इन चीजों से किसान नाखुश थे। 1903 में 13 रुपए का चौरी कर लगा दिया। चौरी कर लगाने से किसानों पर दुखों का पहाड़ टूट गया। किसानों ने अपनी बेटियों की शादियां बंद कर दी। अब बेटियों की शादियां, जब लड़कियों की शादियां नहीं होगी तो लड़कों की शादियां होगी क्या? भाई लड़कियों की शादियां नहीं होगी तो लड़कों की होगी क्या? नहीं होगी। और लड़कों की शादियां नहीं होगी तो आंदोलन चुपचाप बैठेगा या आंदोलन में तेजी आएगी? 1903 से 1904 तक जब तक बिजोलिया में कोई शादियां नहीं हुई तो आंदोलन में अचानक से तेजी आई और तेजी आकर के ठिकानेदार पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंदोलन भले ही कितना ही तेज कर दो। फाइनली 1904-05 के आसपास 1904 ईस्वी में बिजोलिया के 10,000 किसान इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर ठिकानेदार कृष्ण सिंह को कहते हैं कि कृष्ण सिंह जी ये पकड़ो तुम्हारी जमीन के कागज, ये पकड़ो तुम्हारी जमीन, हम आज के बाद बिजोलिया में रहेंगे ही नहीं, हम बिजोलिया छोड़ के ही जा रहे हैं, हम बिजोलिया में खेती करेंगे ही नहीं, हम बिजोलिया छोड़ करके ग्वालियर जा रहे हैं। ग्वालियर कहां पर है? एमपी। ग्वालियर एमपी जा रहे हैं और हम वहां पर खेती करेंगे, बिजोलिया में हम खेत जोतेंगे नहीं। अब आप कहेंगे कि इस बात से ठिकानेदार पर क्या असर होगा? ठिकानेदार पर बहुत बुरा असर होगा, क्योंकि मध्य काल में क्या किसान अपनी जमीन का मालिक होता था?
ये बिजोलिया में किसान खेती कर रहे हैं तो क्या ये अपनी जमीन के मालिक है? नहीं, इनको जमीन दी जाती है खेती के लिए कि ठिकानेदार ने मेरे को 50 बीघा दे दी कि ये 50 बीघा जमीन तेरी है, तू खेती कर, मुझे लगान दे देना। किसानों का जमीन पर कोई मालिकाना हक नहीं होता था। देश की पहली चुनी हुई सरकार को लाख लाख धन्यवाद देना जिन्होंने किसानों को अपनी जमीनों का क्या बना दिया था? मालिक। आज अगर अपने दादा परदादाओं के पास, अपने पापा के पास या आपके खातेदारी में 5 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा कोई जमीन जायदाद है तो उस पर आज आपका मालिकाना हक है। और ये मालिकाना हक देश की पहली चुनी हुई सरकार ने दिया है। रियासती काल में किसानों का कोई मालिकाना हक नहीं होता था। खेती करो जमीन पर और उस जमीन से खेती करने के बदले में लगान दे दो, तुम्हारा जमीन पर कोई अधिकार है नहीं है। देश की स्वतंत्रता के बाद जमीनों पर अधिकार हुआ है। देश की स्वतंत्रता के बाद वो भी हमारे किसान नेता मजबूत थे तब। उस समय भी देश में एक विचारधारा ऐसी काम कर रही थी जो ये कह रही थी कि किसानों को जमीनों का मालिक मत बनाओ, किसानों को जमीनों का मालिक मत बनाओ, सारी जमीन पर सरकारी नियंत्रण रखो और किसानों को लीज पर दे दो जमीन कि 100 साल के लिए तुम इस पर खेती करो, हमें 1 रुपए साल का टैक्स दे देना, लेकिन उन्हें मालिकाना हक मत दो। लेकिन उस समय हमारे किसान नेता जाति पाति क्षेत्र धर्म इत्यादि के आधार पर बंटे हुए नहीं थे और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में से कागज छीना और कहा कि साइन कर, यहां पर रातों रात किसान मालिक होने चाहिए। और तत्कालीन सरकार ने रातों रात एक आदेश जारी किया, तहसीलदार पटवारियों को कहा कि जितनी बीघा जमीन पर किसान खेती करता है उतने बीघा का उसको पट्टा दे दिया जाए, उस जमीन का मालिक वही है। और तहसीलदार पटवारियों ने गांव गांव में घूम घूम करके अपने दादा परदादाओं से पूछा कितने बीघा, उन्होंने कहा 500 बीघा। बोला ये ले गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान 500, ये 300। और उस समय जमीन का बताओ क्या कर दिया था बंटवारा। उसके बाद अपना मालिकाना हक आया था, उससे पहले किसानों का कोई मालिकाना हक नहीं था। उस समय भी अगर एक विचारधारा की चल रही होती देश में तो किसान मालिक नहीं बन पाते, लेकिन ठीक है किसान नेता मजबूत थे और अपना अधिकार लेकर रहे। अब बिजोलिया के किसान ग्वालियर जाने की धमकी दे रहे हैं। ग्वालियर जाने से क्या हो जाएगा भाई? किसानों को तो खेती करनी है, चाहे ग्वालियर में करो चाहे कहां पर करो। बिजोलिया में खेती करेंगे तो भी लगान देनी है, ग्वालियर में खेती करेंगे तो भी लगान। यहां भी किसानों की खुद की जमीन नहीं है, ग्वालियर में भी खुद की नहीं है। किसान ग्वालियर इसलिए जा रहे हैं, पूरे भारत का सबसे कम लगान वसूलने वाला अगर कोई राज परिवार था तो वो कौन सा राज परिवार था? ग्वालियर। 12% लगान था, 12%, 1/8 लगान था केवल और केवल, सबसे कम। इसलिए बिजोलिया के किसानों ने एक साथ इस्तीफा सौंपा। बोला आज के बाद हम बिजोलिया ठिकाने में खेती नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं ग्वालियर, तुम जानो तुम्हारी जमीन जाने। इस बात से ठाकुर कृष्ण सिंह बैकफुट पर आए। उनको लगा यार जब किसान खेती नहीं करेंगे तो मैं लगान किससे लूंगा, सारी खेती पड़ी रहेगी। क्या अकेले कृष्ण सिंह जी पूरे 10,000 बीघा पर खेती कर लेंगे? नहीं। इसलिए उनको लगा यार किसानों को मनाना चाहिए, अगर किसान चले गए तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लगान आएगी नहीं, बाकी लाख बाग तो छोड़ो। और कृष्ण सिंह मुस्कुराए और किसानों को कहा कि यार तुम कहां जा रहे हो, भाई भाई है अपन, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई है तो मिल बैठ के सुलझा लेंगे, प्रॉब्लम क्या है, और अपने क्षेत्र को छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हो, मैं आप ही का भाई हूं, बताओ क्या प्रॉब्लम है। किसानों ने कहा कि नहीं अब हमें खेती करनी नहीं है। ठाकुर कृष्ण सिंह ने कहा कि तुम चौरी कर से परेशान हो, मैं अभी आदेश देता हूं कि आज के बाद कोई चौरी कर नहीं देगा। किसानों ने कहा कि हमें फिर भी नहीं करनी। बोला तुम लगान से परेशान हो, मैं अभी आदेश कर देता हूं कि तुम्हारी लगान अब 1/2 के स्थान पर 2/5 होगी। और किसानों ने जयकारा लगाया, बोला ठाकुर साहब जिंदाबाद, ठाकुर साहब जिंदाबाद। बाद में ये समझ में आया 1/2 का मतलब कितना प्रतिशत, 50, और 2/5 का मतलब कितना प्रतिशत, 40। यानी जो बिजोलिया के किसानेदारों को लगान ली जाती थी 50%, उसको घटाकर बताओ कितना कर दिया, 40। और चौरी कर को बताओ क्या कर दिया, समाप्त। उसके बाद किसान एक बार के लिए शांत हो गए, क्योंकि 1/2 से 2/5 की तो किसानों ने सोचा कि भगवान जाने कितना माफ हो गया, क्योंकि गणित कम ही समझ में आती थी। बाद में घर जाने पर पता लगा ज्यादा कुछ नहीं हुआ, 50 का घटकर बताओ कितना हुआ है, 40। लेकिन एक बार के लिए जैसे तैसे करके 1905 के आसपास किसान शांत हो गए थे। और 1906 ईस्वी में ठाकुर साहब बताओ कौन से वासी हो गए थे, स्वर्गवासी। 1906 में ठाकुर कृष्ण सिंह का निधन हो गया। 1906 में जब कृष्ण सिंह का निधन हुआ तो नया ठिकानेदार आएगा या ठिकाने में कोई ठिकानेदार आएगा ही नहीं, आएगा। और कृष्ण सिंह का उत्तराधिकारी आए यहां पर, जिनका नाम था पृथ्वी सिंह। नए जो ठाकुर साहब आए थे उनका नाम था पृथ्वी सिंह। और मैंने आपको कल समझाया होगा कि जब भी कोई नया ठिकानेदार कुर्सी पर बैठेगा तो कुर्सी पर बैठने से पहले वो एक राजा को टैक्स भेजेगा। उस टैक्स को अपन क्या कहते हैं, तलवार बंधाई कर।
उसी को अपन नजराना, उसी को हुक्मनामा या उसी को उत्तराधिकार शुल्क, ऐसा कर पड़ा था अपने। अब ये पृथ्वी सिंह आए हैं तो ये बिजोलिया के नए ठिकानेदार है, तो महाराणा फतेह सिंह को टैक्स भेजेंगे। उस टैक्स को अपन कौन सा कर कहते हैं मेवाड़ में? तलवार बंदाई कर। तलवार बंदाई कर पृथ्वी सिंह ने किसानों पर लगा दिया। किसानों का इस कर से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तलवार बंदाई कर कौन देता है? ठिकानेदार। किसको देता है? राजा। लेकिन ठिकानेदार ने कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तुम ऐसा करो इकट्ठे करो और 2-1 लाख रुपए इकट्ठे कर दो ताकि मैं तलवार बंदाई कर किसको भेज दूं? फतेह सिंह। जो कर ठिकानेदार को देना था उस कर का बोझ पृथ्वी सिंह ने बताओ किस पर डाल दिया? किसान। किसान इस बात से गुस्से में आ गए और किसानों ने कहा ये है तरीका क्या है तुम्हारा? कर तुम्हारा हम क्यों भरे? बोला नहीं, कर देना ही पड़ेगा और ज्यादा करोगे तो 1-2 और लग जाएगा। पृथ्वी सिंह ने किसानों को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी। फाइनली पृथ्वी सिंह ने तो यहां तक कह दिया जब तक मैं ठिकानेदार हूं मेरे पास कभी दोबारा कर में बदलाव के लिए आ मत जाना, तुम्हारी कर व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पृथ्वी सिंह के रहते रहते किसानों को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली। फाइनली 1914 के अंदर पृथ्वी सिंह जी भी बताओ कौन से वासी हो गए थे? स्वर्गवासी। पृथ्वी सिंह का 1914 में निधन हो गया। पृथ्वी सिंह का 1914 में निधन हुआ तो नया ठिकानेदार इस कुर्सी पर बैठा, जिनका नाम बताओ कौन सा सिंह था? केसरी सिंह। केसरी सिंह पृथ्वी सिंह के बाद कुर्सी पर आए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि केसरी सिंह अल्पायु में है, अल्पायु में कम उम्र के हैं। और मैंने कल और लिखवाया था आपको, जब कोई ठिकानेदार अल्पायु में हो या अनुपस्थित हो तो ठिकाना कहां चला जाता? कोर्ट ऑफ वार्ड्स। ठिकानेदार अल्पायु में हो तो ठिकाना चला जाता है कोर्ट ऑफ वार्ड्स में। और कोर्ट ऑफ वार्ड्स का मतलब होता है अब एक कमेटी बना दी जाती है, वो उस ठिकाने का प्रशासन देखती है, क्योंकि ये ठिकानेदार तो अल्पायु में है। अब 96 गांवों का प्रशासन क्या छोटा टावर देख पाएगा? नहीं भाई। एक गांव का सरपंच होता है तो वो इतना समझदार होने के बाद गांव की पंचायत ही सज नहीं आती, उसे रोजाना कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो 96 गांवों का प्रशासन संभालना कोई बच्चों का खेल है नहीं है। इसलिए जब तक ठिकानेदार अल्पायु में रहेगा, महाराणा की तरफ से 3 सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाती थी। उस कमेटी को अपन क्या कहते थे? कोर्ट ऑफ वार्ड्स, ताकि वो पूरे प्रशासन को ढंग से देख सके। और कोर्ट ऑफ वार्ड्स का जो अध्यक्ष होता था उस अध्यक्ष को अपन क्या कहते थे? मुंसरिफ। इस बिजोलिया का जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स है, इसका जो मुंसरिफ था उसका नाम था अमर सिंह राणावत। अमर सिंह राणावत। और जो 2 अन्य सदस्य होते थे उनको कहते हैं कामदार। कामदार। और इस कोर्ट ऑफ वार्ड्स के एक कामदार का नाम था हीरालाल और एक का नाम क्या था? तेज सिंह। अब ये 3 सदस्यों की कमेटी मिलकर के बिजोलिया का प्रशासन चलाएगी, क्योंकि ठिकानेदार अवयस्क है, अल्पायु में है। जैसे ही कोर्ट ऑफ वार्ड्स में ठिकाना गया, इनमें से जो अमर सिंह राणावत है किसानों के बहुत हितैषी थे। किसान परिवार से जमीन से संघर्ष करके इस पद तक पहुंचे थे, इसलिए किसानों के बहुत हितैषी थे। और इन्होंने कहा यार किसान कितने दर्द में है और मेरे हाथ में कलम है, क्यों ना किसानों का भला कर दूं। और अमर सिंह राणावत ने पूरा एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसके तहत अमर सिंह कुल कितने कर समाप्त करने की योजना बना रहा है? 35। अभी समाप्त हुए नहीं है, इसने पूरा विश्लेषण किया, बोला ये भी अनावश्यक, ये भी अनावश्यक, और एक पूरी सूची बनाई जिसमें उसने सोचा कि 35 कर यार अनावश्यक करे, ये किसानों से हटा दूं। अमर सिंह राणावत किसानों का हितैषी था। स्वाभाविक सी बात है, आप में से जो किसान परिवारों से, नॉर्मल परिवारों से ज्यादातर अपन स्टूडेंट है, अगर आप कल को एसडीएम बन जाओगे, आपके पास कोई किसान गुहार लगाने आएगा तो आप कलम पक्ष में चलाओगे या विपक्ष में? पक्ष में चलाओगे, क्योंकि आप उन परिवारों से आते हो जिन्होंने उस दर्द को देखा है। इसलिए आपकी कलम हमेशा हित में ही चलनी चाहिए और चलेगी भी, क्योंकि जो उन परिवारों से आते हैं हमेशा। अमर सिंह राणावत साहब ये किसानों से के हितैषी थे और इन्होंने जब योजना बनाई तो इसका पता लग गया किसको? हीरालाल और तेज सिंह जो सदस्य थे। इन्होंने कहा अमर सिंह राणावत 35 टैक्स माफ करने की योजना बना रहा और अपने से पूछा ही नहीं। हीरालाल और तेज सिंह अमर सिंह राणावत के पास गए और बोला राणावत साहब वो क्या चल रहा है आजकल? 35 टाइप के टैक्स माफ करने वाली योजना चल रही है, हमने ऐसा सुना है। अमर सिंह ने कहा हाँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बोला प्रॉब्लम कुछ नहीं, आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप 35 टैक्स माफ कर दोगे? अमर सिंह राणावत ने कहा मैं प्रेसिडेंट हूं, अध्यक्ष हूं, मुंसरिफ हूं, मैं जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। इन्होंने कहा कि मुंसरिफ होने से कुछ नहीं होगा, हम भी सदस्य हैं, आप एक भी टैक्स माफ नहीं कर पाओगे। अमर सिंह राणावत ने कहा कि मैं करके मानूंगा।
हीरालाल और तेज सिंह गुस्से में आते हैं और ये दोनों हीरालाल और तेज सिंह आकर के सीधे मेवाड़ के महाराणा से मिलते हैं। महाराणा का नाम क्या है? फतेह सिंह। और फतेह सिंह के पास आकर कहते हैं कि फतेह सिंह जी, ये अमर सिंह राणावत को इतना पावर किसने दे दिया कि वो किसानों के 35-35 टाइप के टैक्स माफ कर देगा? ऐसे तो वो सारे ही माफ कर देगा। आप एक आदेश निकालो अभी के अभी कि जब तक बिजोलिया का ठिकानेदार वयस्क नहीं हो जाता तब तक बिजोलिया की कर व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। कर लगाना हटाना ही ठिकानेदार का मामला है। कौन होते हैं ये? मुंसरिफ कैसे टैक्स समाप्त कर देगा? अभी बिजोलिया का ठिकानेदार अवयस्क है, वो जब वयस्क हो जाएगा तब वो अपने आप देख लेगा कि कर हटाना है, कर बढ़ाना है। तब तक आप एक आदेश निकाल कर दे दो कि अमर सिंह राणावत केवल प्रशासनिक काम देखते रहे, कोई दुविधा नहीं हो, किसी भी प्रकार की कर व्यवस्था में छेड़खानी करने का कोई प्रयास नहीं करे। और हीरालाल और तेज सिंह के कहने पर महाराणा फतेह सिंह ने एक आदेश जारी कर दिया कि जब तक बिजोलिया का ठिकानेदार वयस्क नहीं हो जाता तब तक बिजोलिया की कर व्यवस्था अपरिवर्तित रहेगी। किसी को भी इस कर व्यवस्था में परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं है। द गवर्नमेंट ऑफ मेवाड़, महाराणा फतेह सिंह, नीचे साइन करके आदेश निकाल दिया। अब जब महाराणा का आदेश आ गया है तो अध्यक्ष क्या कर माफ कर पाएगा? नहीं। अब किसानों को बहुत गहरा झटका लगा। अब किसानों को इंतजार करना पड़ेगा कि जब तक वयस्क कौन नहीं हो जाए केसरी। अब भगवान जाने केसरी सिंह वयस्क कब होंगे, कब कर व्यवस्था बदलेगी। किसान नेता साधु सीताराम दास धाप चुके थे। उन्होंने कहा ये क्या तरीका है? 1897 में आंदोलन किया था, 1915 आया, 20 साल होने को आए, हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। मैं इस आंदोलन से इस्तीफा देता हूं। मैं अब इस आंदोलन में किसानों के लिए लड़ाई नहीं लड़ूंगा, लेकिन ऐसे नेता को लाकर छोड़ूंगा जो किसानों की लड़ाई को लड़ेगा। और वो नेता बताओ कौन होगा? विजय सिंह पथिक। पथिक जी आते ही आंदोलन में तेजी आएगी, लेकिन पथिक जी आते ही तो आंदोलन का कौन सा चरण शुरू हो जाएगा? दूसरा। और साधु सीताराम दास के आंदोलन छोड़ते ही कौन सा चरण पूरा हो जाएगा? पहला। ये था भाई आंदोलन का पहला चरण। इस पहले चरण में क्या किसानों को किसी प्रकार की कोई सहायता या किसी प्रकार की कोई राहत मिली है? क्या आंशिक राहत मिली है, लेकिन बड़ी राहत नहीं कह सकते। बस ये छोटी छोटी घटनाएं थी जो आपको क्रमबद्ध याद रखनी है। वापस बता देता हूं। आंदोलन के समय प्रथम चरण में बिजोलिया का ठिकानेदार बताओ कौन था? कृष्ण सिंह। महाराणा कौन था? फतेह सिंह। आंदोलन के नेता कौन? साधु सीताराम। साधु सीताराम दास ने सबसे पहले किसानों की मांगों को किसके सामने रखा? ठिकानेदार कृष्ण सिंह। लेकिन कृष्ण सिंह ने जब राहत नहीं दी तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल महाराणा किससे मुलाकात करने गए? फतेह सिंह। फतेह सिंह ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था हामिद हुसैन। लेकिन क्या उस कमेटी की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं होने पर कृष्ण सिंह के हौसले और बुलंद हुए और उन्होंने कृष्ण सिंह ने 13 रुपए का नया कौन सा कर लगा दिया? चौरी कर लगने के बाद किसान परेशान हुए। फाइनली उन्होंने बिजोलिया ठिकाना छोड़ने की धमकी दी और धमकी देकर कहां जाने की योजना बनाई? ग्वालियर। ठिकानेदार बैकफुट पर आया, चौरी कर को समाप्त किया और लगान को 1/2 से कितना कर दिया? 2/5। 1906 में कृष्ण सिंह कौन से वासी? स्वर्गवासी। नया ठिकानेदार कौन? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह पर लगने वाला तलवार बंदाई कर पृथ्वी सिंह ने किस पर लगा दिया? किसान। और यह साफ कर दिया कि मेरे रहते कोई राहत की उम्मीद भी मत करना। 1914 तक कोई राहत नहीं मिली। 1914 में पृथ्वी सिंह भी कौन सा वासी? स्वर्गवासी। नया ठिकानेदार कौन? केसरी सिंह। केसरी सिंह अल्पायु में। अब अल्पायु में होगा तो पर ठिकाने का संचालन एक कमेटी करेगी। कमेटी को क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ वार्ड्स। कोर्ट ऑफ वार्ड्स का अध्यक्ष क्या कहलाता? मुंसरिफ। मुंसरिफ कौन था? अमर सिंह राणावत। किसान हितैषी था, 35 टैक्स माफ करने की योजना बनाई, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहे हैं? हीरालाल और तेज सिंह। महाराणा फतेह सिंह से मिले और एक आदेश निकलवा लिया कि जब तक बिजोलिया का ठिकानेदार वयस्क ना हो कर व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब यह आदेश आ गया तो किसान नेताओं के गोडे टूट चुके थे। उनको लग रहा था कि यार अब ठिकानेदार कब वयस्क होगा? 10 साल बाद वयस्क होगा, तब तक कौन आंदोलन करेगा? इसलिए साधु सीताराम दास आंदोलन से आउट हुए और इन बताओ कौन हो जाएंगे? विजय सिंह पथिक। पथिक जी इन होते ही आंदोलन का कौन सा चरण प्रारंभ हो जाएगा? दूसरा। जगह जगह पोस्टर चिपका दिए गए कि किसी किसान को आंदोलन करने का कोई फायदा नहीं है। जब तक ठिकानेदार वयस्क नहीं होगा तब तक आंदोलन इस ठिकाने के अंदर किसी प्रकार की कोई राहत मिलने वाली नहीं है। साफ तौर पर आदेश आ गया।
इसलिए साधु सीताराम दास किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रहे। अभी आंदोलन का नेतृत्व छोड़ा नहीं है, छोड़ेंगे तो कब, जब कौन एंट्री कर जाएगा, विजय सिंह। साधु सीताराम दास को लगने लगा नहीं, मेरे जैसे सीधे साधे आदमियों का अब मामला बैठेगा नहीं, अब कोई तेज तरार लड़ाका चाहिए। और तेज तरार लड़ाके वो ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ रहे थे। 4-5 प्रमुख चेहरे थे, गोपाल सिंह खरबा भी था उनमें नाम, उनमें नामों में अगर देखा जाए तो विजय सिंह पति का नाम भी सामने आ रहा था। विजय सिंह पति के अलावा अर्जुन लाल सेठी को भी जोड़ने का प्रयास किया। ये सारे प्रयास कौन कर रहे हैं, साधु सीताराम दास। देखो साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास इधर फाइनली ये जोड़ेंगे विजय सिंह पति। मैं थोड़ी सी बातें आपको 2-3 विजय सिंह पति की बता देता हूं, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन अपने राजस्थान में काम आने वाली 3-4 बातें बता देता हूं। विजय सिंह पथिक, एक तो इनका नाम विजय सिंह पथिक नहीं था, इनका नाम बताओ क्या था, भूप सिंह। भूप सिंह ही था, बाद में बदला था नाम विजय सिंह पथिक। और ये अपने राजस्थान के नहीं है, ये कहां के रहने वाले हैं, बुलंदशहर। बुलंदशहर ये राजस्थान में पहली बार आए थे किशनगढ़, पहली बार अपने चाचा बलदेव जी के साथ किशनगढ़। गुर्जर परिवार में इनका जन्म हुआ था। विजय सिंह पथिक जी, इनके दादा का नाम था इंदर सिंह गुर्जर और पिता का नाम हिम्मत। और ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के पास में कोई गांव था गुठावली कला, गुठावली कला, वहां के रहने वाले थे। पहली बार अपने चाचा के साथ कहां पर आए थे, किशनगढ़। और उस समय अजमेर में एक स्कूल चलती थी, उस स्कूल का नाम था जैन वर्धमान विद्यालय। जब अपन आगे फेमस पर्सनालिटीज पढ़ेंगे या राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। राजस्थान में एक महान व्यक्ति आए, अर्जुन लाल सेठी, नाम सुना अर्जुन लाल सेठी का। राजस्थान के पहले व्यक्ति अर्जुन लाल सेठी जिन्होंने बीए की परीक्षा पास की थी, बीए। उससे पहले सेठी जी से पहले राजस्थान में कोई बैचलर ऑफ आर्ट बीए की परीक्षा पास कर ही नहीं पाया था। पहला बंदा जिसने 2nd डिवीजन बीए की परीक्षा पास की थी। और कहां से पास की थी, राजस्थान कॉलेज में पढ़ते थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी नहीं थी उस समय। और ये राजस्थान कॉलेज आती थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अधीन, जिस इलाहाबाद का वर्तमान नाम बदलकर कर दिया प्रयागराज। उस इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी थी, उस विश्वविद्यालय के अधीन राजस्थान कॉलेज लगता था, इस कॉलेज में पढ़ते थे। और अर्जुन लाल सेठी का जिस दिन बीए का रिजल्ट आया था, उस दिन जयपुर के महाराजा माधो सिंह सेकंड ने 12,000 लोगों के लिए भोजन का आयोजन रखा था। 12,000 बोला, आज कांग्रेचुलेशन सेठी जी बीए पास हो गए, वो भी कौन से डिवीजन है, 2nd डिवीजन। और सेठी जी को जयपुर में बग्गी पर बिठाकर घुमाया गया और बग्गी को हाथी और घोड़ों ने नहीं खींचा, कॉलेज के स्टूडेंट ने खींचा था। बग्गी समझते हो ना, बग्गी जिसमें अपन दूल्हे की सवारी वगैरह, बग्गी को खींचता कौन, चलाता कौन है, घोड़ा, या कोई ज्यादा बड़ी बग्गी हो तो हाथी, घोड़ा ही चलाता है नॉर्मली। लेकिन कॉलेज के स्टूडेंट ने सेठी जी को बग्गी पर बिठाकर पूरे जयपुर में बजाया, घुमाया और ऊपर से पुष्प वगैरह इधर उधर की वर्षा की। और फाइनली जब शाम को 12-1 बजे तक भोजन का कार्यक्रम चला, जब पार्टी समाप्त हो गई, तब माधो सिंह सेकंड ने अर्जुन लाल सेठी को अपने पास बुलाया और कहा कि सेठी जी कांग्रेचुलेशन, कल से तुम ऐसा करो, जयपुर के जिला कलेक्टर का पद ज्वाइन कर लो, कल सुबह कलेक्टर ऑफिस में आकर के बैठ जाओ। और सेठी जी ने बड़े एटीट्यूड भरे लहजे में कहा था कि अगर सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन भगाएगा, तुम्हारा जिलाधीश का पद तुम्हें मुबारक हो, सेठी नौकरी करने वाला नहीं। अर्जुन लाल सेठी ने साफ तौर पर मना कर दिया। हालांकि वक्त की बात है, कभी कभार अपन भावनाओं में आकर डायलॉग तो दे देते हैं, लेकिन बाद में बड़ा पछतावा होता है, यार नहीं कहते तो ठीक रहता। अब सेठी जी 1.5 साल तक तो अपने उस पर कायम थे, लेकिन बाद में ग्रेजुएट भी हो गई, चारों तरफ से सेठी जी कर रहे थे, लोग पैसों की तंगी भी चल रही थी। फाइनली वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ज्वाइन कर लेते हैं। वहां पर पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं 6-7 महीने के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वहीं से पास आउट हुए थे और वहीं पर जाकर के राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए थे। और फाइनली 5-7 महीने बाद उन्होंने रिजाइन दे दिया और खुद की स्कूल आकर खोल ली। उस स्कूल का नाम क्या था, जैन वर्धमान विद्यालय। इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, अर्जुन लाल सेठी। ये जैसा विद्यालय दिख रहा वैसा विद्यालय है नहीं, यहां पर छोटे छोटे टाबर बच्चे पढ़ने नहीं आते। इस विद्यालय को क्रांतिकारियों की पाठशाला कहते थे। मान्यता तो ले रखी थी जैन वर्धमान विद्यालय के नाम से, और मान्यता दिलाने वाले का नाम सुनोगे तो आप क्यों, वाह, सेठी जी के संपर्क तो बहुत अच्छे थे। रास बिहारी बोस ने मान्यता दिलवाई थी, रास बिहारी बोस। सचिंदर सान्याल,
सचिंदर सान्याल। इन्होंने कहा कि देख सेठी जी, भारत में अगर सशस्त्र क्रांति, अंग्रेजों के नाक में दम करने वाले क्रांतिकारियों में नाम पूछे तो मेरे हिसाब से पहला नाम बताओ किसका आएगा? रास बिहारी। रास बिहारी बोस और सचिंदर सान्याल ने अंग्रेजों को भयंकर परेशान कर रखा था। और ये एक बार रास बिहारी बोस अर्जुन लाल सेठी से मिले, तब सेठी जी को कहा कि देख सेठी, तू बीए की परीक्षा पास तो कर ली तूने, ऐसा करे कि स्कूल का मान्यता ले ले सरकार से और स्कूल खोल और उस स्कूल में ऐसे लड़कों को एडमिशन दे जो हथियार सप्लाई करने का काम कर सके, जो बम बनाना सीख सके, बम फेंकने का काम कर सके, क्रांतिकारियों की हर संभव मदद कर सके, ऐसे लोगों को तू एडमिशन दे और वहीं पर रख। और हम क्रांति कर रहे हैं भारत के कोने कोने में, जब जब हमें जरूरत पड़ेगी हम तुझे ही फोन करेंगे कि 5 लड़के भेज दे, 10 लड़के भेज दे, तो तू अपनी पीजी से निकालना और भेज देना, और हम जगह जगह क्रांतिकारी गतिविधियों को बताओ क्या देते रहेंगे? अंजाम। और रास बिहारी बोस और सचिंदर सान्याल के कहने पर इन्होंने जैन वर्धमान विद्यालय खोला, और जितने भी क्रांतिकारियों के आप नाम सुनोगे सब इसी विद्यालय से पास आउट है ज्यादातर। राजस्थान में चाहे आप जोरावर सिंह बारठ का नाम सुन लो, चाहे प्रताप सिंह बारठ का नाम सुन लो, चाहे आप काकोरी रेल घटना के मुखिया अशफाक उल्ला खां का नाम सुन लो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुन लो, चाहे गोपाल सिंह खरवा का नाम सुन लो, चाहे विजय सिंह पति का नाम सुन लो, सब इसी विद्यालय की स्टूडेंट है। चाहे मोतीचंद का नाम सुन लो, चाहे विष्णुदत्त का नाम सुन लो, सारे क्रांतिकारी इसी विद्यालय से पास आउट है। ये विद्यालय नॉर्मल विद्यालय नहीं है, यहां पर केवल क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। अब जब विजय सिंह पथिक किशनगढ़ आए तो उनके चाचा को पता लगा यार यहां पर एक अच्छी स्कूल है, क्यों ना पथिक जी को हॉस्टल में डाल दिया जाए। और विजय सिंह पथिक का 1907 के आसपास एडमिशन कौन से विद्यालय में करवा दिया गया? जैन वर्धमान। और जैन वर्धमान विद्यालय में इनका विजय सिंह पथिक का एक खास दोस्त था जिसका नाम था गोपाल सिंह खरवा। अजमेर के रहने वाले थे, खरवा गांव पड़ता अजमेर में, वहां के रहने वाले थे, इसलिए गांव का नाम पीछे लगाते हैं गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक में बिल्कुल पक्की दोस्ती, दोनों यहां पर रह रहे थे 3-4 साल से। एक दिन सेठी जी ने इन दोनों को अपने पास बुलाया, गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को, और अपने पास बुलाकर कहा कि तुम्हें पंजाब में हथियार सप्लाई करके आने, क्योंकि 1915 में उस समय उत्तर भारत में क्रांति शुरू हुई थी, जिसे अपन बताओ कौन सी क्रांति कहते हैं? सशस्त्र। और पंजाब में उस समय क्रांतिकारियों के पास हथियारों की कमी थी, इसलिए सेठी जी ने अपने पास अपने दोनों शिष्यों को बुलाया और बोला कि लगभग ये 2-1 हजार राइफल से और कुछ कारतूस से तुम्हें पंजाब तक सप्लाई करने हैं। इन्होंने कहा नो प्रॉब्लम गुरु, छोटा मोटा काम है, कराएंगे, 3000 राइफल ही तो है, अभी दे आएंगे। इन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। बोला कोई बात नहीं। 4-5 राउंड में इन्होंने पूरा मिशन बनाया कि 4-5 बार चलेंगे, हर बार 400-500 राइफल लेकर चलेंगे बोरे भर भर के, और 4-5 बार सप्लाई कराएंगे। और इन्होंने 3 राउंड कंप्लीट भी कर दिए, 1200-1500 राइफल पंजाब तक पहुंचा भी दी गोपाल सिंह और विजय सिंह ने। लेकिन जब चौथे राउंड में ये जा रहे थे, इस बार चौथे राउंड में इन्होंने रूट चेंज कर दिया और ट्रेन से जाने का फैसला किया। और अजमेर रेलवे स्टेशन पर ये खड़े थे, राइफलों से भरे हुए उनके पास थैले थे, और किसी ने गुप्त सूचना दी होगी और संदेह के आधार पर अजमेर रेलवे स्टेशन की घेराबंदी की गई और गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। लेकिन सेठी जी के शिष्य हैं, बहुत तेज तरार थे, पूरी हरकत देखते ही भांप गए थे कि अपनी घेराबंदी हो रही है। और दोनों शाम का समय था, 6-6:30 बजेगा, और स्टेशन से भाग गए। इनके पीछे गोलियां चलाई गई, लेकिन ये आधा 1 घंटा तक जवाबी कार्रवाई फायरिंग करते करते रात का अंधेरा हो गया और अंधेरे का फायदा उठा करके पहाड़ियों में चले गए। लेकिन अंग्रेजों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा, रात के समय में सर्च ऑपरेशन किया और अगले दिन गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके बताओ कौन सी जेल में भेज दिया गया? टोडगढ़। दोनों को कहां पर भेजा गया? टोडगढ़। गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल में रहने लगे। इधर साधु सीताराम दास को भी पता लग गया कि गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल में। अब लाहौर षड्यंत्र का नाम सुना आपने? लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र में विजय सिंह पथिक का नाम और उछला था लाहौर षड्यंत्र में। या मैं यूं कह सकता हूं कि 1-2 घटनाओं में विजय सिंह पथिक का नाम जेल में होने के बावजूद भी आ रहा था कि पथिक जी जेल में, फिर भी ये कांड करवा दिया, वो करवा दिया। इसलिए पथिक जी को लग रहा था कि यार ज्यादा समय तक मुझे टोडगढ़ जेल में रखेंगे नहीं, कोई काले पानी वगैरह में टिकाएंगे या कोई बड़ी जेल में दिखेंगे। यहां टोडगढ़ तो छोटी सी जेल है। इसलिए पथिक जी ने कहा कि क्यों ना जेल छोड़ करके भाग जाया जाए। अगर थोड़ा सा देरी कर दी और अंग्रेजों ने मुझे अगर यहां से काला पानी वगैरह भेज दिया तो लाइफ टाइम जेल में बिताना पड़ेगा। इसलिए विजय सिंह पथिक गोपाल सिंह खरवा के पास जाते हैं और गोपाल सिंह खरवा को कहते हैं कि ब्रो मैं तो जा रहा हूं आज,
तू देख ले चले तो। गोपाल सिंह ने कहा कि मैं तो देख, मेरा नाम तो किसी में है नहीं, छोटा मोटा हथियार सप्लाई का मामला था, पोक्सो एक्ट का मुकदमा है, छोटा मोटा अवैध हथियार का, मैं तो फेरी भी हो जाऊंगा ब्रो, और अब तू जो है वो आप देख लेना क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस मामले में गोपाल सिंह खरवात तो वहीं पर रह जाते हैं और विजय सिंह पथिक जेल छोड़ करके अपना नाम, अब तक जेल में जब तक थे तब तक तो नाम बताओ क्या था, भूप सिंह, और जेल छोड़ते ही इन्होंने अपना नाम बदला विजय सिंह पथिक, दाढ़ी पूरी अलग से और अपने राजस्थान जैसा लुक करके पूरा नाम बदल करके ये मेवाड़ आ जाते हैं। टोडगढ़ जेल छोड़ करके बताओ कहां आ जाते हैं, मेवाड़। अब तक उनका नाम क्या था, भूप सिंह, अब तक दुनिया में कोई नहीं जानता, अब इन्होंने नाम बदल लिया और विजय सिंह पथिक। और मेवाड़ में उस समय एक पैसों वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था हरिभाई किक्कर, हरिभाई किक्कर, अतः पैसे थे, बिजनेसमैन थे हरिभाई किक्कर। इनके पास विजय सिंह पथिक आए और बड़े आराम से बोला कि मैं विजय सिंह पथिक मेवाड़ में बच्चों को शिक्षित करना चाहता हूं, इसलिए एक पाठशाला खोलना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, अगर फंड आप दे दोगे तो मैं पाठशाला में चला दूंगा। और हरिभाई किक्कर ने कहा ये तो बहुत नेक काम है, जितने पैसे चाहिए उतने ले जाओ और तुम एक स्कूल खोल लो। और हरिभाई किक्कर से मिलकर के विजय सिंह पथिक ने मेवाड़ में एक स्कूल खोला, उस स्कूल का नाम रखा था विद्या प्राचीर्णी सभा। विद्या प्राचीनी सभा, ये पाठशाला कहां पर स्थापित की गई, बिजोलिया में। और यहां पर विजय सिंह पथिक पढ़ाने लगे, विजय सिंह पथिक के साथ और भी कई लोग पढ़ाने लग गए और विजय सिंह पथिक इंग्लिश और पढ़ाते थे, यहां पर विजय सिंह पथिक अंग्रेजी के अध्यापन का कार्य करवाने लगे। इधर साधु सीताराम दास, किसी को नहीं पता कि भूप सिंह अब विजय सिंह पथिक बन चुका है क्या। साधु सीताराम दास एक दिन बैठे बैठे सोच ही रहते यार किसको जोड़ूं आंदोलन में, ऐसा करता हूं टोडगढ़ जेल चलता हूं, जहां से गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक से बात करता हूं और उनमें से किसी को जेल से छुड़ाकर एक जने को नेता बना देता हूं, क्योंकि दोनों लड़ने में बहुत तेज है। साधु सीताराम दास टोडगढ़ जेल आए, लेकिन क्या पथिक जी इनको टोडगढ़ जेल में मिलेंगे, नहीं, पथिक जी तो स्कूल खोल चुके हैं उधर जाकर के। इसलिए जैसे ही टोडगढ़ जेल आए, टोडगढ़ में इनको मिले कौन, गोपाल सिंह। गोपाल सिंह से मिलते बोला, गोपाल सिंह वो तेरे साथ बुलंदशहर उत्तर प्रदेश वाला लड़का रहता था ना भूप सिंह, जो लड़ने में बहुत तेज था, वो कहां गया आजकल। गोपाल सिंह करवा ने कहा उसका तो पिछले रीट में हो गया, चयन हो गया, वो तो सिलेक्ट है बंदा, उसका तो स्कूल में अंग्रेजी के पद पर वो बताओ क्या बन चुका है, शिक्षक। और कौन से स्कूल में पढ़ा रहा है, विद्या प्राचीनी सभा। बोला रीट में हो गया, बोला हाँ हो गया। अंग्रेजी में सीटें भी ज्यादा थी और अंग्रेजी में फॉर्म भी कम थे, इतना कंपटीशन नहीं था, 61 पर ही कट ऑफ रही थी, 61 पर सिलेक्शन हो गया था, बाकी में तो बहुत ज्यादा 89 पर भी नहीं हो रहा था, अंग्रेजी से 61 पर भी हो रहा था, तो उनका हो गया अंग्रेजी में। बोला स्कूल कौन सी मिली है इसका मुझे नहीं पता, और गया पक्का मेवाड़ है। मुझे तो यही कह के गया था कि मेवाड़ शांति वाली जगह, मैं तो मेवाड़ जाऊंगा। अब मेवाड़ में कहां है, लेकिन जब किसी को मिलना हो तो वक्त के अनुसार मिल ही जाते। इस विद्या प्राचीनी सभा, इसका 8वीं तक ये स्कूल थी, इसका जो मार्च का महीना था उसमें वार्षिक उत्सव होता। वार्षिक उत्सव समझते हो, विदाई समारोह, विदाई समारोह जानते हो ना। अगर अपन 8वीं तक की स्कूल में पढ़ते हैं तो 8वीं वालों का विदाई समारोह होता है, 10वीं तक की स्कूल में पढ़ते हैं तो 10वीं वालों का, और 12वीं तक की स्कूल में पढ़ते हैं तो 12वीं। विदाई समारोह को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि उसे जुड़ी हुई कई यादें ताजा रहती है। तो विदाई समारोह हो रहा था और विदाई समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में विजय सिंह पथिक, हरिभाई किक्कर, और इन्होंने आमंत्रित किया था साधु सीताराम दास। इस विद्या प्राचीनी सभा के चीफ गेस्ट के रूप में आ रहे हैं साधु सीताराम दास, जबकि ना विजय सिंह पथिक को पता है कि साधु सीताराम दास मुझे पहचान लेंगे क्या और मुझे आंदोलन में ले जाएंगे क्या, और ना साधु सीताराम दास को पता है कि विजय सिंह पथिक जो भूप सिंह है उसकी ज्वाइनिंग इसी स्कूल में हुई है। दोनों अब तक अनजान थे और बस पोस्ट कार्ड भेजा, साधु सीताराम दास इस वार्षिक उत्सव में भाग लेने आ गए। पथिक जी मंच संचालित कर रहे थे, सारे लोग बैठे थे, जितने भी जनप्रतिनिधि आए थे, जमनालाल बजाज भी आए हुए थे, हरिभाई किक्कर थे, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, सारे लोग थे, मोतीचंद पटेल, नारायण पटेल, और भी कई क्रांतिकारी आए हुए थे, सब बैठे थे और पथिक जी आराम से लड़कों को भाषण दे रहे थे। साधु सीताराम दास पथिक जी की तरफ बड़े गौर से देख रहे हैं। यार बोला चेहरा जाना जाना सा लग रहा है, आवाज पहचानी पहचानी लग रही है, लेकिन नाम दूसरा है, काम दूसरा है। उन्होंने इधर उधर से जानकारी भी जुटाने का प्रयास किया। बोला ये कहीं भूप सिंह ही तो नहीं है जो विजय सिंह पथिक बन गए। बोला नहीं, ये विजय सिंह पथिक है, पिछले रीट में सिलेक्ट होके आया बंदा, यहीं का रहने वाला है। लेकिन साधु सीताराम दास को यकीन नहीं हो रहा था। गौर से देखने के बाद
पक्का भरोसा हो गया साधु सीताराम दास को कि यह बंदा पक्का विजय सिंह पथिक नहीं भूप सिंह है, बस नाम बदला है। जैसे तैसे करके वार्षिक उत्सव समाप्त हुआ। वार्षिक उत्सव समाप्त होते ही बाकी लोग तो नाश्ते में व्यस्त थे। साधु सीताराम दास उठे और सीधे विजय सिंह पथिक के कंधों पर जाकर हाथ रखा और बोला, और भूप सिंह कैसा है? अचानक पथिक जी चौंके, बोला साधु सीताराम दास? बोला मैं भूप सिंह नहीं, मैं विजय सिंह पथिक, इंग्लिश टीचर। बोला रहने दे, पूरे डॉक्यूमेंट चेक करवाऊं? पथिक जी समझ चुके थे कि इसने मुझे पहचान लिया है, और भूप सिंह जो थे विजय सिंह पथिक, उन्होंने साधु सीताराम दास को कहा कि थोड़ा सा 1 मिनट साइड में चल के बात कर लेते हैं, यहाँ सबके सामने ठीक नहीं रहेगा। और विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम दास थोड़ा सा साइड में जाकर बात करते हैं, और पथिक जी कहते हैं कि देखिए आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं नाम बदल के रह रहा हूं, टाबरों को पढ़ा रहा हूं, दिक्कत क्या है? आप क्यों बार बार भूप सिंह कर रहे हो? मुझे पढ़ाने दिया जाए। साधु सीताराम दास ने कहा कि नहीं विजय सिंह पथिक, अब भूप सिंह तेरा काम पढ़ाना नहीं है, तूने टेंस पढ़ाने के लिए जन्म नहीं लिया है। तेरा काम इस समय किसानों को बताओ क्या दिलाना है? न्याय। ये पढ़ाने वढ़ाने वाला काम कोई और कर लेगा, ये कोई पढ़ा देगा प्रेजेंट पास्ट, तू चल उधर। और बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या बन नेता, तेरे बिना उधर का मामला सेटअप होने वाला ही नहीं है, किसानों की कोई सुन ही नहीं रहा है, और तू तेज तरार लड़ाका है। पथिक जी ने हाथ जोड़े, बोला कि मैं तो पहले से ही आंदोलन से बच करके यहाँ आया हूं, आंदोलन के कारण ही तो कौन सी जेल में गया था, टोडगढ़, जैसे तैसे करके यहाँ आया हूं। अब मैं आंदोलन नहीं करना चाहता, मैं यहीं पर रहना चाहता हूं। साधु सीताराम दास ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, एक वीर हमेशा आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में खड़ा होता है। और पथिक जी ने कहा कि देखो अब इमोशनल बातें मत करो, जब तुमने वीर का कह दिया है तो अब पथिक जी कसम लेते हैं कि जब तक मैं जीऊंगा किसानों के लिए लड़ता रहूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और साधु सीताराम दास के आग्रह पर फाइनली 1916 ईस्वी में बिजोलिया आंदोलन में प्रवेश बताओ किसका हो जाता है? विजय सिंह पथिक। आंदोलन का ध्यान रखना, चरण तो कब प्रारंभ हो गया था? 1915, लेकिन पथिक जी की जो एंट्री हुई थी वो कौन से साल में हुई थी? 1916। लिखो, हेडिंग लगाओ, विजय सिंह पथिक का आंदोलन में प्रवेश। विजय सिंह पथिक का आंदोलन में प्रवेश। विजय सिंह पथिक का आंदोलन में प्रवेश। क्लास अटक गई है, यहां से तो सही चल रही है, आज नेट बंद वगैरह चल रहा हो रखा है क्या चारों तरफ? तभी कोई मैसेज ही नहीं आ रहा व्हाट्सएप पे, चारों तरफ नेट बंद ही है, तो यहां से तो सही चल रही है, बाहर ही कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। लिखो, पथिक जी का आंदोलन में प्रवेश। इसके आगे लिखे, इनका मूल नाम भूप सिंह था, इनका आंदोलन में भाग लिया, बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया। कब लिया? 1916। ये लो भाई, ये थे अपने पथिक जी, और पथिक जी आंदोलन में आए कब हैं? 1916। अब इनके आते ही आंदोलन का कौन सा चरण शुरू हो जाएगा? दूसरा। हेडिंग लगाओ, दूसरा चरण। दूसरा चरण। दूसरा चरण। दूसरा चरण। अब पथिक जी आने के बाद क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो सारी बातें आपको क्रम से पता होनी चाहिए। पथिक जी ने क्या किया क्या नहीं किया। पथिक जी 1916 में आंदोलन में प्रवेश कर जाते हैं। 1916 विजय सिंह पथिक जी। पथिक जी जैसे ही बिजोलिया पहुंचे, पथिक जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत विश्लेषण करके ही कोई काम करता। पथिक जी ने 20 साल की हिस्ट्री को चेक किया, बोले यार 1916 आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1897। 1916 तक कितने साल हो गए? लगभग 20 साल, 19-20 साल हो गए। पथिक जी ने कहा 20 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, और इतने सालों से कर क्या रहे थे? किसानों की प्रॉब्लम सुनी क्यों नहीं जा रही है? आखिरकार किसानों को सफलता मिल क्यों नहीं रही है? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत क्या है? और पथिक जी ने जब समस्याओं को ढूंढने का प्रयास किया, तब उन्हें मोटी मोटी 4 प्रॉब्लम नजर आई। 4 प्रॉब्लम। उन चारों प्रॉब्लम को पथिक जी ने सोल्व किया, और सोल्व करके सफलता प्राप्त की। इसलिए किसी भी एक प्रतियोगी परीक्षा को जब आप देते हैं, तब उसका विश्लेषण जरूर करें कि यार मुझे इसमें इतने ही अंक मिले क्यों, प्रॉब्लम कहां थी, किस सब्जेक्ट में थी,
किस नोट्स में प्रॉब्लम थी, इसमें अंक इतने कम आए कैसे, विश्लेषण करोगे तो निश्चित रूप से बताओ क्या मिलेगी, सफलता। आप टेस्ट भी दे रहे हो तो भी उसका विश्लेषण करना सीखो कि यार मेरे हिस्ट्री में 15 नंबर का पेपर था, 12 ही क्यों आए, 3 गए कहां, प्रॉब्लम में कर क्यों नहीं पाया उन 3 प्रश्नों को, तब आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पथिक जी ने 4 मोटी मोटी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। पहली प्रॉब्लम, पूरे बिजोलिया में जो 96 गांव है, उन 96 गांवों के किसान संगठित नहीं है और उनमें कोई जागरूकता भी नहीं है। पथिक जी ने कहा पहले तो किसानों को संगठित करना पड़ेगा। कोई गांव का किसान कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, 96 गांवों तक नेता पहुंच ही नहीं रहे हैं, 5-7 गांवों के किसानों को लेकर चल रहे हैं। इसलिए पथिक जी ने पहला कार्य किया, किसानों को क्या करना है, संगठित। किसानों को संगठित करने के लिए पथिक जी ने एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम था ऊपर माल पंच बोर्ड। और ऊपर माल पंच बोर्ड का ही एक अन्य नाम आपको मिल सकता है, किसान पंचायत बोर्ड। एक ही बात है, ऊपर माल पंच बोर्ड, किसान पंचायत बोर्ड। इसकी स्थापना हरियाली अमावस्या के दिन हुई। हरियाली अमावस्या समझते हो, सावन महीने की जो अमावस्या होती है उसको अपन क्या कहते हैं, हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या के दिन 1970 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना हुई, जिसका सरपंच बनाया, जिसका मुख्यालय रखा गया बेरीसाल गांव वहीं बिजोलिया के पास में, जिसका सरपंच यानी अध्यक्ष बनाया गया मुन्ना पटेल और 2 सदस्य बनाए गए, एक का नाम था नानजी पटेल और एक का नाम था ठाकरी पटेल। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, ये था ऊपर माल पंच बोर्ड। इस बोर्ड का काम क्या है, ऊपर माल पंच बोर्ड ने 96 किसानों की एक मीटिंग ली और मीटिंग लेकर के कहा कि किसी भी किसान को किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी परेशान करे, तो तुम आधी रात को बेरीसाल गांव में आकर के ऊपर माल पंच बोर्ड का दरवाजा खटखटा देना। यहां के नेता तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक किसानों में कॉन्फिडेंस भी नहीं था, क्योंकि सुने कौन, किसानों की सुनने वाला कोई था ही नहीं, ना सोशल मीडिया था कि खबरें इतनी जल्दी आदान प्रदान हो सके। इसलिए 96 गांव के किसानों को बैठाकर पथिक जी समझा रहे कि तुम्हें कोई भी अनावश्यक टैक्स नहीं देना है, वही टैक्स देना है जो हम कहेंगे। अगर तुम्हें अनावश्यक टैक्स के लिए कोई परेशान करे, कोई ठेकेदार या उसका आदमी आए, तो तुम आधी रात को हमारे पास आना, हम तुम्हारी समस्या का निस्तारण करेंगे। किसानों ने कहा कि पक्का, हम कोई अनावश्यक टैक्स नहीं देंगे, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम तुम्हारे पास आएंगे। पथिक जी को लगने लगा कि यार किसान संगठित हो रहे हैं, अब किसान मेरी बात मान लेंगे। उसी समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति बताओ कब हो रही थी, प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने भारत के किसानों पर एक टैक्स लगा दिया। उस टैक्स का नाम क्या था, युद्ध कर। कितने रुपए का, 5। अंग्रेज लड़ रहे हैं युद्ध और टैक्स भारतीय किसानों से ले रहे हैं। बोला सारे किसान 5-5 रुपए का टैक्स देंगे, चंदा करके हमें पैसा देंगे, हम हथियार खरीदेंगे और प्रथम विश्व युद्ध में काम में लेंगे। और ये टैक्स बिजोलिया में भी लगा। भाई पूरे भारत में लगा तो भारत का ही भाग बताओ कौन है, बिजोलिया। बिजोलिया में जैसे ही टैक्स लगा, टैक्स लगते ही ऊपर माल पंच बोर्ड ने एक आदेश निकाल दिया कि कोई भी किसान युद्ध कर नहीं देगा, कोई नहीं देगा। अगर किसी को कोई परेशान करे तो वो आधी रात को आकर के किस बोर्ड का दरवाजा खटखटाए, ऊपर माल। और सारे किसानों ने मना कर दिया। कर देने से मना करने वाला पहला किसान अगर कोई पूछे आपसे तो वो 9वीं वाली किताब में लिखा हुआ, इसलिए बता देता हूं। पहला किसान बताओ कौन सा पटेल था, नारायण। युद्ध कर देने से नारायण पटेल ने मना किया सबसे पहले। बाकी किसानों ने भी मना कर दिया, लेकिन पहली बार मना करने वाला नारायण। ये कर देने से मना करने का निर्देश कौन सा संगठन दे रहा है, ऊपर माल। जैसे ही नारायण पटेल ने ठिकानेदार के जो सैनिक थे उनको कहा कि मैं कोई टैक्स वगैरह नहीं दे रहा, सैनिकों ने नारायण पटेल को अरेस्ट कर लिया, ऊंट गाड़ी पर पटक के, ऊंट गाड़ी पर ले जा करके और सीधा ठिकाने में कैद कर दिया। अब जैसे ही कैद किया तो अन्य किसान भागे भागे बोर्ड के पास आए और बोला कि वो नारायण पटेल को गिरफ्तार करके ले गए। तो अब ऊपर माल पंच बोर्ड के नेता हाथ पर हाथ दिए बैठे रहेंगे या नारायण पटेल को छुड़ाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अगर अब बोर्ड कुछ नहीं कर पाया तो किसानों की विश्वास बोर्ड के प्रति रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। किसान सोचेंगे यार मरवाएगा कहीं इधर उधर से, अपना काम पहले जैसा ही ठीक है। इसलिए ऊपर माल पंच बोर्ड के नेता 10,000 किसानों के साथ
एक ही नारा देते हुए, इन्हें छोड़ दो नहीं तो हमें जेल दो, इन्हें छोड़ दो नहीं तो हमें जेल दो। 10,000 किसान बिजोलिया ठिकानेदार का जो छोटा सा किला बना हुआ था, उस किले के चारों तरफ घेराव कर लेते हैं और नारा देते हैं, इन्हें छोड़ दो हमें जेल दो। इस बात से ठिकानेदार दबाव में आ जाता है। ठिकानेदार ने कहा 10,000 किसान है, अगर दिमाग खराब हो गया एक एक भाटा फेंकेंगे तो भी यहां पर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटा सा तो किला, 10-10 हजार किसान एक एक पत्थर भी फेंकेंगे तो किले का तो तहस नहस कर देंगे। इसलिए किसानों की भारी भीड़ वे संगठन को देखकर ठिकानेदार को बैकफुट पर जाना पड़ा एवं नारायण जी पटेल को आजाद करवाना पड़ा। जैसे ही नारायण जी पटेल आजाद हुए, इस आंदोलन में किसानों की प्रथम नैतिक विजय मानी जाती है कि उन्होंने अपनी दादागिरी की बदौलत एक किसान को आजाद करवा लिया। और उसके बाद किसानों को विश्वास जग गया कि हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हमारे लिए कौन सा संगठन काम करेगा, ऊपर मार। इस घटना के बाद किसान पूर्ण रूप से संगठित हो गए थे। पथिक जी ने जो पहला काम हाथ में लिया था किसानों को संगठित करने का, क्या उसमें पथिक जी को सफलता मिली है या असफलता? सफलता। पथिक जी ने बिजोलिया के सारे किसानों को संगठित कर दिया। पथिक जी ने कहा एक काम तो हो गया। पथिक जी ने दूसरा काम कहा कि बिना पैसों के कोई लड़ाइयां नहीं होती। किसानों के पास वित्तीय संसाधनों की बताओ क्या है कमी? कहां से? अगर कोई छोटी मोटी एफआईआर भी हो गई तो किसान के पास तो पैसा है ही नहीं। कहां से लाएगा किसान? जितना पैसा आ रहा है वो तो 84 टैक्स दे रहा है। फूटी कोड़ी जेब में नहीं बसती थी, इसलिए तो आंदोलन कर रहे हैं, नहीं तो किसान क्यों आंदोलन करता? इसलिए पथिक जी ने कहा कि किसानों के लिए फंड जुटाना पड़ेगा, वित्तीय संसाधन, पैसों की व्यवस्था होनी जरूरी है। बिना पैसों के कोई लड़ाई नहीं होती। जेब में पैसा है तो ही लड़ाई होना करनी, नहीं तो बिना फालतू की लड़ाई मत कर लेना, बाद में माफी मांगते घूमोगे। अगर जेब गर्म है तो आराम से कहीं पर भी बाएं ऊपर चला के घूमो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज पुलिस थाने में जाते हो, छोटी मोटी एफआईआर के भी हजारों रुपए लग जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई धनी दोरी नहीं है। आज के जमाने में सबसे बड़ा केवल और केवल बताओ क्या बन गया है? पैसा। इसलिए जेब में पैसा है तो आराम से लड़ाई करो, नहीं तो बाद में पछताओगे। पथिक जी ने भी कहा कि वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था होनी चाहिए। इन पैसों को जुटाने के लिए पथिक जी ने एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम था राजस्थान सेवा संघ। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। कहां पर की थी? वर्धा। वर्धा कहां पर है? महाराष्ट्र। इस संघ का कार्य क्या है? इस संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में क्यों की है? क्योंकि इस संगठन का पहला काम तो यही है कि बिजोलिया आंदोलन के लिए फंड का इंतजाम किया जाए, पैसों का इंतजाम किया जाए। आपके मन में फटाक से प्रश्न आएगा कि जब पैसे ही जुटाने हैं तो आउट ऑफ राजस्थान क्यों? बाहर कौन जानता बिजोलिया वालों को? अगर पैसे जुटाने हैं तो राजस्थान में इस संगठन की स्थापना करते। लेकिन पथिक जी बहुत तेज दिमाग के थे। पथिक जी को पता कि सारे पैसों वाले लोग महाराष्ट्र, सूरत के आसपास वाले क्षेत्र में रहते हैं, राजस्थान में तो बाद में भी देख लेंगे। पथिक, आज भी आपके गांव में से अगर कोई 10 आदमी कहीं बाहर काम धंधा करने के लिए जाता है तो उन 10 में से 7 आदमी या तो मुंबई में रहता है, या पूना में रहता है, या हैदराबाद में रहता है, या सूरत में रहता है, या अहमदाबाद में रहता है। आउट ऑफ राजस्थान जाने वाला व्यक्ति इन 5 महानगरों में सबसे पहले जाकर के बसता है। या तो वो अपना बिजनेस कहां पर करेगा? मुंबई। मुंबई नहीं करता, कोई नौकरी के लिए जाता फर्नीचर वर्नीचर के काम के लिए, तो वो कहां जाएगा? पूना। पूना भी नहीं जा रहा फर्नीचर वगैरह छोटा मोटा काम के लिए, कहां जाएगा? हैदराबाद, सूरत। जितने भी राजस्थान के प्रवासी राजस्थानी जो है तो राजस्थान के लेकिन अपने बिजनेस के कारण आउट ऑफ राजस्थान शिफ्ट हो गए, वो इन्हीं 5 नगरों में सबसे ज्यादा रहते हैं और उनके पास पैसा भी खूब है। इसलिए पथिक जी को लगा यार जितने भी बड़े बड़े सेठ है वो तो सारे मुंबई, पुणे इधर वाले बेल्ट में है, हो सकता है राजस्थान सेवा संघ को यहां पर एस्टेब्लिश करें तो एक साथ ही करोड़ों का फंड आ जाए। लेकिन पथिक जी ने जिस उद्देश्य से राजस्थान सेवा संघ को वर्धा में स्थापित किया था उतना पैसा कोई आया नहीं था। किसानों का कोई साथ देने को तैयार ही नहीं था उस समय, नाम मात्र का पैसा आया। इसलिए पथिक जी ने कहा यार आपनो राजस्थान ही ठीक है, बाहर वाले अपने को कोई देने वाले है नहीं। और 1920 में इसी राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय वर्धा से बताओ कहां पर ट्रांसफर कर दिया गया? अजमेर। और 1920 में जैसे ही अजमेर आए, अथाह पैसा आया, अथाह पैसा फुल कर दिया अकाउंट को, इतना पैसा आया। और पथिक जी के पास जब फुल पैसे आए तो पथिक जी को दूसरे कार्य में भी सफलता मिल गई। और दूसरा कार्य बताओ क्या था? वित्तीय संसाधन जुटाना। अब पथिक जी के पास पैसा आ गया, पथिक जी के सारे किसान बताओ क्या हो गए हैं? संगठित। पथिक जी ने कहा तीसरा प्रमुख काम, इस किसान आंदोलन को कोई जानता नहीं है, आंदोलन की पहचान केवल लोकल लेवल पर है। और जब तक पूरे भारत में कोई घटना को जानेगा नहीं, कोई न्याय देने वाला है ही नहीं। छोटी सी जगह लड़के रह जाते हैं,
कोई फायदा नहीं है। एसडीएम को ज्ञापन दे दिया, क्या हो गया ज्ञापन दे दिया तो कुछ नहीं होना है। जब तक सड़क जाम नहीं करोगे, कलेक्टर के सामने जाकर नहीं बैठोगे, क्या हो गया? केवल अखबार में फोटो आएगी कि कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, बस आ गई फोटो, तीसरी हो गई। इसलिए पथिक जी ने कहा कि अगर बड़े स्तर पर आंदोलन की पहचान दिलानी है तो पूरे भारत में इसकी पहचान दिलानी पड़ेगी। और भारत में पहचान कैसे दिलाए? विजय सिंह पथिक के एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम था गणेश शंकरे विद्यार्थी। स्कूल में साथ में पढ़ते थे, ये भी इधर जैन वर्धमान विद्यालय में पढ़कर गए थे। गणेश शंकर विद्यार्थी बचपन के दोस्त थे, स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल वाला दोस्त अच्छा होता है या कॉलेज वाला दोस्त? स्कूल या कॉलेज वाला? कॉलेज या कोचिंग वाला? कौन सा दोस्त अच्छा होता है? एक तो आपके स्कूल में कोई फ्रेंड होता है वो अच्छा है, एक कॉलेज में कोई फ्रेंड बनता है वो अच्छा है, या कोचिंग वाला? सबसे बेहतरीन फ्रेंड अगर कोई होता है तो स्कूल वाला। कौन सा होता है? स्कूल। कॉलेज तक आते आते आदमी डिप्लोमेटिक हो जाता है, उसकी समझ में वृद्धि हो जाती है और वो अपने मतलब के लिए या अपने स्वार्थ के लिए या किन्हीं कारणों से वो दोस्ती कर लेता है। और कोचिंग आने के बाद तो दोस्ती होती है लेकिन वो सीमित समय तक, लंबे समय तक। अभी तक आप जब तक साथ हो तब तक ठीक है, और कल को 2-3 साल बाद निभाने वाले मेरे जैसे लोग तो निभाते ही हैं, लेकिन कुछ एक जो लोग हैं वो अपने अपने कामों में व्यस्त होकर के दोस्त का फोन भी रिसीव करने वाले नहीं है। तो सबसे अच्छी दोस्ती स्कूल, क्योंकि स्कूल में अपन छोटे टाबर होते हैं और धीमे धीमे उस समय बुद्धि आने ही वाली होती है। उस समय जो दोस्ती होती है वो यहां से नहीं, कलेजे से होती है, हृदय से होती है। इसीलिए सबसे अच्छा दोस्त आपका अगर कोई है तो स्कूल का। गीत बना बचपन का प्यार, क्यों बना बचपन का प्यार? कॉलेज का प्यार बन जाता, क्योंकि बचपन का दोस्त सच्चा दोस्त होता है। और गणेश शंकर विद्यार्थी विजय सिंह पथिक के कॉलेज का स्टूडेंट नहीं था, ये इनके स्कूल का जो है मित्र था। और गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से एक समाचार पत्र निकालते थे, उस समाचार पत्र का नाम बताओ क्या था? प्रताप। विजय सिंह पथिक अपने फ्रेंड से मिलते हैं और कहते हैं कि यार गणेश शंकर, ऐसा कर तू, अब मेरा दोस्त है ही तो ये प्रताप समाचार पत्र के मेन पृष्ठ पर रोजाना बिजोलिया आंदोलन की खबरें छापाकर, पूरा पेज अलग से आना चाहिए बिजोलिया के किसानों की खबरें। रोजाना अगर तुम्हारे सामने खबरें जाएगी, एक ही एक अखबार में रोजाना मेन पृष्ठ पर खबर आएगी, तो तुम एक दिन गौर नहीं करोगे, 2 दिन गौर नहीं करोगे, आखिर में गौर करोगे या नहीं करोगे? करोगे। निश्चित रूप से एक ही खबर को अपन बार बार पढ़ेंगे तो उसके ऊपर कभी ना कभी अपन जानने की जिज्ञासा करेंगे। 6 महीने तक मेन पृष्ठ पर एक ही खबर आती थी, कौन से? किसान आंदोलन की, बिजोलिया। जब प्रताप जिन कोनों में नहीं जाता उन कोनों में इसने और भी खूब सारे समाचार पत्र, पथिक जी इनके दोस्त हुआ करते थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक एक समाचार पत्र निकालते थे, मराठा। कहां से निकालते? पूना से। पूना से मराठा निकालते, मराठा में मेन पृष्ठ पर खबरें छपवाई। उसके अलावा एक था अबुद्ध भारत। अबुद्ध भारत, ये अबुद्ध भारत प्रयागराज से निकलता था। प्रयागराज से 5-7 जने मिलकर निकालते, इसलिए नाम लिखने की जरूरत नहीं है। एक भारत मित्र ये बंगाल से निकलता था, कोलकाता से, बंगाल से। इन तमाम समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर पथिक जी ने किस आंदोलन की खबरें छपाई? बिजोलिया। पूरे देश के लोग जानने लगे यार बिजोलिया के किसानों को इतना क्या दुखड़ा है जो रोजाना खबरें आ रही है। और किसानों की संवेदना बिजोलिया के किसानों के प्रति आने लगी। बोला यार बहुत दुखी है, रोजाना खबरें आ रही है। इस आंदोलन को 4 प्रमुख समाचार मात्रों के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन बनाने में सफलता प्राप्त, बताओ किसने कर ली थी? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक 4 कार्य हाथ में लेकर चल रहे हैं, उनमें से 3 कार्यों में अब तक सफलता पा चुके हैं। पहला कार्य किसानों को क्या करना था? संगठित करने के लिए उन्होंने क्या बनाया? ऊपर माल पंचे बोर्ड। दूसरा किसानों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना, उसके लिए क्या बनाया? राजस्थान सेवा संघ। और तीसरा आंदोलन की लोकप्रियता पूरे भारत में बढ़ाना, इसकी जान पहचान पूरे भारत में बढ़ाना। उसके लिए सबसे पहले खबर किस समाचार पत्र में छापी? प्रताप। बाद में अन्य समाचार पत्रों में छाप करके इन्होंने आंदोलन की राष्ट्रीय प्रसिद्धि भी कर दी। और चौथा और अंतिम कारण, इसमें अगर पथिक जी को सफलता मिल गई तो पथिक जी का आंदोलन भी सफल हो जाएगा। और पथिक जी ने कहा कि जब तक कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता इस आंदोलन से जुड़ नहीं जाता तब तक आंदोलन में कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए पथिक जी ने राष्ट्रीय स्तर के नेता को आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया। राष्ट्रीय स्तर का मतलब जिसकी प्रसिद्धि पूरे भारत में हो। बापू हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए,
सुभाष बोस हो गए, और भी बड़े बड़े नेता जिनको पूरा भारत एक इशारों पर, उनके इशारों पर कुछ भी कर सकते। ऐसा कोई नेता अगर बिजोलिया का समर्थन कर दे या बिजोलिया के समर्थन में कोई इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल दे, ट्वीट कर दे, तो भी बिजोलिया के किसानों का काम हो जाए। इसलिए राष्ट्रीय नेता को जोड़ा जाए, यह विजय सिंह पथिक ने प्रयास किया। और इसके लिए पथिक जी ने क्या किया, 1919 ईस्वी, आप अच्छे से जानते हो, 1919 ईस्वी कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, अमृतसर अधिवेशन। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, और उस समय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, अमृतसर अधिवेशन। पथिक जी 2-1000 किसानों को बिजोलिया से लेकर ट्रेन में बैठ करके अमृतसर पहुंच गए, और अमृतसर जिस भवन में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था, उस भवन के जस्ट सामने 2000 किसानों के साथ तख्तियां लेकर विजय सिंह पथिक बैठ गए। हमें न्याय दिलाओ, हमें न्याय दिलाओ, हमें। हर किसान हाथ में तख्ती लेकर बैठा है। पथिक जी इसलिए यहां पर बैठे हैं क्योंकि पथिक जी को लगा यार इस गेट में, इस बिल्डिंग में इनकी मीटिंग होगी तो कांग्रेस के नेता इधर से ही आएंगे, और आएंगे तो कोई तो नेता ऐसा होगा जो हमसे बात करेगा और हमसे रुकेगा, हमसे बात करेगा, तो हम हमारा दुखड़ा दर्द पूरा सुना देंगे। लेकिन सारे नेता आते जा रहे थे, किसानों की तरफ देख ही नहीं रहे थे। एक नेता आया जिनका नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक आए और बाल गंगाधर तिलक रुके, बाकी सब सीधा अंदर। बाल गंगाधर तिलक, इनके साथ में एक बंदा और था, केलकर। बाल गंगाधर तिलक और केलकर रुके। इन्होंने कहा कि पथिक क्या प्रॉब्लम है, 2000 लोगों को लेके कैसे आया, दावा करेगा क्या कांग्रेस पर? बोला नहीं, दावा काई का करूंगा, 20-25 साल हो गए परेशान चल रहे हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं है, किसान दर्द में है, कई तो आंदोलन करते करते पीढ़ियां ही चली गई उनकी, बेटे बैठे हैं सड़कों पर। कम से कम आप तो इतने बड़े नेता हो, एक फोन पर काम हो सकता है, क्यों ना टैक्स में थोड़ी सी राहत दिलवा देते। इन्होंने कहा कि देखो, मैं इस समय किसान आंदोलन के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं हूं, मैं ये बात अंदर मीटिंग के अंदर जरूर रखूंगा और कहूंगा कि कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता है वो कम से कम खुलकर किसानों के साथ आए ताकि किसानों पर अन्याय नहीं हो। पथिक जी ने कहा पक्का रखना, बापू के सामने जरूर रखना, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा चेहरा बताओ कौन है, महात्मा गांधी। तिलक ने कहा कि ये बात मेरी गारंटी, मैं अंदर कांग्रेस के जब सारे नेता बैठ चुके होंगे तब मैं बीच में खड़ा होकर के तुम्हारा बिजोलिया का मुद्दा जरूर रखूंगा। और जैसे ही कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन शुरू हुआ, बाल गंगाधर तिलक ने अपना एक प्रस्ताव भेजा और कहा कि बिजोलिया के किसानों को कांग्रेस द्वारा समर्थन दिया जाना चाहिए। बिजोलिया के किसान 20 सालों से सड़कों पर बैठे हैं। बापू खड़े हुए और बोला कि मैं इसको पूर्ण रूप से अस्वीकार करता हूं, इस प्रस्ताव को खारिज करता हूं, कांग्रेस इस समय किसानों को समर्थन नहीं दे सकती। अचानक आप भी चौंकेंगे, बोले यार बापू ने ऐसा क्यों किया? बापू ने आगे स्पष्टीकरण भी दिया। बापू ने कहा कि इस समय कांग्रेस का मिशन देश को स्वतंत्र करवाना है और कांग्रेस अपने उस मिशन में बिना रखे, बिना जो है थके मंजिल की तरफ जाएगी। और कांग्रेस का प्रमुख एक ही उद्देश्य है, अंग्रेजों को देश से हटाना, अंग्रेजों को देश से हटाना और भारतीयों का राजन यहां पर शासन स्थापित करना। इसलिए अगर हमने किन्हीं दूसरे आंदोलनों को अपने हाथ में ले लिया तो अपन रास्ते से भटक जाएंगे। अगर अपने बिजोलिया किसानों को समर्थन कर दिया, बेंगू वाले भी आएंगे, मेवात वाले भी आएंगे, मारवाड़ वाले भी आएंगे, शेखावाटी वाले भी आएंगे, उत्तर प्रदेश वाले आएंगे, मध्य प्रदेश वाले आएंगे, वो भी कहेंगे कि बापू हमारी सहायता भी करो, हमारी सहायता भी करो। तो कांग्रेस किसानों की लड़ाई लड़कर रह जाएगी और वो अपने मिशन से भटक जाएगी। इसलिए जब तक हम अपनी पूरी ताकत से इस मिशन में नहीं लगेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए किसानों को अप्रत्यक्ष अपन सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नेता अगर प्रत्यक्ष सपोर्ट करेगा तो किसानों के आंदोलन के कारण हमारी दिशा और दिशा भटक जाएगी। इसलिए मैं इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। और बापू के जैसे ये स्वीकार किया, अधिकांश लोगों ने तालियां बजाई। और बात सही भी है, अगर आप आरएस की तैयारी करते करते बीच में बोले यार एलडीसी का भी कर लें, कांस्टेबल का भी कर लें, तो ना तो आरएस बन पाओगे, ना एलडीसी बन पाओगे, ना बताओ क्या बन पाओगे, कांस्टेबल। मिशन हमेशा कितना होना चाहिए? एक। हाँ, एग्जाम दे रहे हैं, अच्छी बात है, साथ में पढ़ लिया, लेकिन आपका मिशन चाहे कोई भी है, चाहे वो आरएस है, चाहे एसआई है, चाहे उस मिशन को लेकर चलोगे तो ही सफलता मिलेगी। और बापू ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जब प्रस्ताव खारिज किया, बाल गंगाधर तिलक अधिवेशन से बाहर आए और बाहर आकर बोला पथिक जी यार बापू नहीं मान रहे। उन्होंने बोल दिया कि हम इस समय किसानों को समर्थन नहीं कर सकते। पथिक जी वापस आ गए, लेकिन पथिक जी पीछा कहां छोड़ने वाले थे। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था नागपुर में। 1920 में कांग्रेस का कहां पर अधिवेशन? नागपुर।
पथिक जी इस बार 4000 किसानों को लेकर चल गए। अमृतसर में कितने किसानों को लेकर गए? 2, और 4000 किसानों को लेकर के बैठ गए चारों तरफ तख्तियां लेकर, हमें न्याय दो न्याय दो। नागपुर में जिस बिल्डिंग में अधिवेशन होना था वहां पर बैठे, सारे नेता आ रहे हैं, कोई नहीं मिल रहा है किसानों से। बस इस बार बापू खुद रुके। बापू का नाम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा पथिक प्रॉब्लम क्या तुम्हारे, तुम वहां पर भी आए थे अमृतसर में भी, तुम यहां नागपुर में भी आ गए। पथिक जी ने कहा बापू प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम हो तो बताऊं, दर्द हजार है। यहां पर 20 साल से सड़कों पर बैठे, कोई सुध लेने वाला तक नहीं है। बापू ने कहा कि देखो ये कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है और इस समय हम देश की स्वतंत्रता को लेकर के, देश की वर्तमान रणनीतियों को लेकर हमने चर्चा करनी है, और अगर तुम्हें किसान आंदोलन में कुछ सपोर्ट चाहिए तो एक बार तुम यहां से चले जाओ। अब जैसे ही अधिवेशन समाप्त हो, आना मुंबई अपनी हवेली पर, वहां बैठकर बातचीत करेंगे आराम से ढंग से। यहां पर अपने इस किसान आंदोलन के मैटर को लेकर कोई बातचीत नहीं करेंगे, तुम मुंबई आना। पथिक जी ने कहा ओके नो प्रॉब्लम। पथिक जी ने 4000 किसानों को वापस बिजोलिया भेज दिया, और जैसे ही अधिवेशन समाप्त हुआ 1920 में विजय सिंह पथिक महात्मा गांधी से मिलने के लिए बताओ कहां पहुंच जाते हैं? मुंबई। कहां चले जाते हैं? मुंबई। और जैसे मुंबई गए, ढंग से समझाया, बापू को कहा कि देखो बापू आप तो इतने बड़े आदमी हो, अगर डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर सकते तो अपने पीए को ही भेज दो, महादेव देसाई को, वो जाके धमकाएगा और आपकी धमकी से तुरंत टैक्स माफ हो जाएंगे। बस 20 सालों से हम सड़कों पर बैठे हैं, छोटा सा काम है। महादेव देसाई, महात्मा गांधी का उस समय पीए कौन हुआ करता था? महादेव देसाई। पीए तो समझ रहे हो ना, निजी सचिव महादेव देसाई। बोला अगर आप खुद नहीं आ सकते बापू तो पीए को भेज दो, महादेव देसाई करवा देगा अपना काम, तो अपने को क्या मतलब है। और महात्मा गांधी पथिक जी के कहने पर महादेव देसाई को मेवाड़ भेजते हैं, और महादेव देसाई इनको भयंकर धमका के जाता है। पीए मंत्री से ज्यादा खतरनाक होता है। मुख्यमंत्री का पीए मुख्यमंत्री से ज्यादा डेंजर होता है। पीए का मतलब सारा पावर ही किसके पास होता है? निजी सचिव। क्या करेगा कोई? मुख्यमंत्री का पीए जो कर सकता है वो अशोक गहलोत नहीं कर सकता। उसे प्रत्येक चीज करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, कोई कैमरे में रिकॉर्ड कर लेगा, कल को छाप देगा देखिए प्रदेश का मुखिया, लेकिन पीए कुछ भी कर देगा, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए महादेव देसाई आकर के, महादेव देसाई मिलता ही नहीं है मेवाड़ की सरकार से, क्योंकि उसका भी स्टैंडर्ड है, बापू का पीए वो सीधा अजमेर आता है, और अजमेर आता है एजीजी के पास, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और एजीजी उस समय वहां करते थे हॉलैंड। एजीजी हॉलैंड को धमकाया महादेव देसाई ने, बोला हॉलैंड कर क्या रहा तू, तुझे पता नहीं बिजोलिया में इतने सालों से किसान आंदोलन कर रहे हैं और तू वहां के महाराणा को आदेश नहीं दे सकता कि करो में राहत दिलाओ। मुझे विद इन 3 डेज 3 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट चाहिए कि बिजोलिया के किसानों पर कितने अनावश्यक टैक्स है और कितने तुम समाप्त करने की योजना बना रहे हो। मैं अभी तो वापस मुंबई जा रहा हूं, लेकिन 3 दिन के अंदर मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। वहां के किसान प्रतिनिधि आकर तेरे से मिलेंगे, ढंग से बात करना, चाय नाश्ता करवाना, और उनके कितने टैक्स माफ कर रहे हो तुम बता देना। भयंकर गुस्से में महादेव देसाई, भयंकर गुस्से में। यहां पर 5, 7, 10 खरी खोटी सुनाकर महादेव देसाई तो निकल गया। एजीजी हॉलैंड के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि महादेव देसाई किसका पीए है? महात्मा गांधी। और गांधी इतना बड़ा नाम, ये हॉलैंड भागा भागा सीधा जीजी के पास गया। जीजी का मतलब उस समय बताओ जीजी के पद को क्या कहते थे? वायसराय। और वायसराय के पास जाकर बोला कि वो महादेव देसाई आया था और धमकी देकर गया कि विद इन 3 डेज बिजोलिया के किसानों को न्याय नहीं मिला तो लेने के देने पड़ जाएंगे, देश को हिला देंगे। भारत सरकार के गवर्नर जनरल ने कहा कि फटाफट कमेटी बनाओ, जितने भी टैक्स माफ करने फटाफट करो, बापू तक बात सीरियसली नहीं पहुंचनी चाहिए। और भारत के वायसराय के आदेश पर एक कमेटी बनी जिसका नाम था हॉलैंड आयोग, और हॉलैंड आयोग खुद मेवाड़ महाराणा के पास गया और वहां से महाराणा के 2-3 आदमी लेकर ठिकानेदार के पास गया, और ठिकानेदार को जाके कहे करवाओगे क्या, मरवाओगे क्या? बापू गुस्से में आ रहे, करना क्या चाहते हो? फटाफट से 35 टैक्स माफ करो और किसानों को राहत दो। महादेव देसाई के कहने पर फाइनली बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों के कुल कितने टैक्स माफ कर दिए गए? 35 कर माफ करने पर किसानों को एक बार के लिए बहुत बड़ी, बताओ क्या मिल जाती है? सफलता। ये 1922 में ये आपके 35 कर माफ हुए। जैसे ही बिजोलिया के किसानों के 35 कर माफ हुए, पास में ही बताओ कहां के किसान थे? बेंगू। हालांकि बेंगू वाले पहले से आंदोलन कर रहे थे, 1 साल पहले 1921 में आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन 1922 में ये सारे किसान इकट्ठे होकर किसके पास पहुंचे? विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक के पास आकर कहा कि पथिक जी, हमने कौन से तुम्हारे ऊपर बाटे फेंके थे जो तुम बिजोलिया वालों के 35 कर माफ करवा रहे हो, हमारे नहीं करवा रहे। साथ के साथ महादेव देसाई को बोल देते, बेंगू का नाम भी ले लेते ताकि हमारा काम भी हो जाता।
ऐसा करो, अब दोबारा हमारे लिए आंदोलन करो। तुमने बिजोलिया वालों को तो 35 करोड़ में राहत दिला दी, अब बेंगू का आंदोलन। पथिक जी ने कहा कि नहीं, जब तक मैं बिजोलिया के किसानों के तमाम टैक्सेज माफ नहीं करवा देता तब तक किसी अन्य आंदोलन का नेता नहीं बनूंगा और मैं लड़ता रहूंगा। अब मैं तुम्हारे आंदोलन का नेता नहीं बन सकता। बेंगू के किसान जिद्दी करने लगे, बोला नहीं पथिक जी, हमें तुम्हारे जैसा नेता चाहिए। पथिक जी ने कहा कि देखो, मैं नेता बन तो नहीं सकता, लेकिन अगर तुम कहो तो किसी योग्य बंदे को तुम्हारा नेता बना सकता हूं। और विजय सिंह पथिक ने इधर बेंगू किसान आंदोलन का नेता जिस व्यक्ति को बनाया उसका नाम था राम नारायण चौधरी। और पथिक जी ने कहा कि बेंगू वालों, तुम राम नारायण चौधरी के निर्देशन में आंदोलन करो। बेंगू वालों ने कहा ठीक है, हम इनके निर्देशन में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार सैटरडे संडे को एक आधी क्लास तो तुम भी लेने आ जाना, फ्री हो तब। कभी कभार कोई छोटी मोटी जनसभा में तुम आ ही जाना। पथिक जी ने कहा अगर कोई बड़ी सभा होगी तो मैं जरूर उसमें आ जाऊंगा। और फाइनली बेंगू के किसानों की 13 जुलाई 1923 को एक सभा आयोजित होती है गोविंदपुरा नामक स्थान पर। और इस सभा में अंग्रेज अधिकारी ट्रेन के द्वारा, बताओ क्या चलाई जाती हैं, गोलियां। ये बेंगू किसान आंदोलन की घटना है। और गोविंदपुरा की सभा में जब गोलियां चली तो इसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई। और इस घटना के थोड़े से समय बाद विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया। 1923 ईस्वी में गिरफ्तार करके 5 साल के लिए वापस पथिक जी को कौन सी जेल भेज दिया गया था, टोडगढ़। आए कहां से थे, टोडगढ़। वापस 5 साल के लिए कहां चले गए हैं, टोडगढ़। नेतागिरी का अंजाम यह होता है, जहां से बंदा आता है वहीं पर वापस से चला जाता। पथिक जी 7 साल पहले टोडगढ़ से आए थे और दूसरे चरण में टोडगढ़ वापस चले गए। और जैसे ही पथिक जी जेल जाएंगे, आंदोलन का चरण भी क्या हो जाएगा, समाप्त। दूसरा चरण पथिक जी के नेतृत्व में सफल है या असफल है, पूर्ण सफल नहीं है। कितने करोड़ में राहत मिली है, 35। तो ये पथिक जी का नेतृत्व था। पथिक जी ने किसानों को सफलता दिलाने के लिए कितने काम किए थे, 4। पहला, किसानों को क्या करना, संगठित करने के लिए कौन सा संगठन बना, ऊपर माल पंचे बोर्ड। दूसरा, आंदोलन में वित्तीय संसाधन जुटाना, क्या किया था, राजस्थान सेवा संघ। तीसरा प्रयास, किसानों इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने के लिए प्रताप समाचार पत्र। और चौथा, आंदोलन में राष्ट्रीय नेता को जोड़ना। नेता को जोड़ने के लिए सबसे पहले कहां गए थे, अमृतसर, सफलता नहीं मिली। फिर कहां गए, नागपुर में बापू ने कहा कहां आना, मुंबई गए तो बापू ने किसको भेजा, महादेव देसाई ने किसको धमकाया, हॉलैंड को धमकाया। तो भारत सरकार ने कौन सा आयोग बनाया, हॉलैंड आयोग। और कितने टैक्स माफ कर दिए, 35।